तो इस केस में अभी हमने इलॉन्गेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार निकाला था, इसमें क्या था, लेंथ के लॉन्ग एरिया कांस्टेंट था, अब लेंथ के लॉन्ग एरिया वेरी करा रहे हैं, तो मतलब कोनिकल बार ले रहा है, तो हेडिंग दे दो इलॉन्गेशन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू सेल वेट। हेडिंग दे दो इलॉन्गेशन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू सेल वेट। तो अभी कोन दिया हुआ उसका आपका दैट सेल वेट से कितना इलॉन्गेशन है वो कैलकुलेट कर रहा है। तो कोन है, इसकी मान लो लेंथ आपका एल दिया है, इसका सेल वेट से कितना इलॉन्गेशन है उसे कैलकुलेट करेंगे। कोन कोन का दैट लेंथ एल दिया है, मान लो यहाँ पे रेडियस मान लो आपका आर है, तो कोन का वॉल्यूम पता है हमको, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 ए इंटू एल। अब देखो सेम वही कॉन्सेप्ट पिछले केस में, सेल वेट से निकालना है, तो जहां कट करेंगे सेक्शन वहां उसके नीचे का बॉडी का वेट आएगा। सो डेल्टा क्या होता है पी एल अपॉन ए। तो इसमें देखो जरा लेंथ के लॉन्ग जब मूव कर रहे हो ई कांस्टेंट है, क्यों, बिकॉज मटेरियल सेम है। लेंथ के लॉन्ग एरिया कांस्टेंट है, इस बार एरिया भी वेरी कर रहा है, पिछले केस में रेक्टेंगुलर सेक्शन था, टॉप से देखोगे एरिया, तो एरिया टॉप से आपको दैट यहाँ पे 100 स्क्वायर, यहाँ 80 30 इस तरह से, जस्ट एग्जाम्पल। और लेंथ के लॉन्ग आपका पी भी वेरी कर रहा है, क्यों, सेल वेट से निकाल लो, कहीं भी कट करोगे नीचे बॉडी का वेट आएगा, तो इसलिए लेंथ के लॉन्ग यहाँ पे ए भी वेरी कर रहा है, पी भी वेरी कर रहा है, तो इसलिए पहले एक्स पे डी एक्स का स्ट्रिप लेंगे, उस पर सॉल्व करें, वेरिएबल है तो वही कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स पे कैसे डी एक्स का स्ट्रिप ले लिया, तो यहाँ एरिया मान लो इसका ए एक्स है, दैट ए एक्स पाई आर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रेडियस मान लो आपका आर एक्स है ऐसे। तो अब इसका सेल वेट से लॉन्गेशन निकालना है, तो पहले एक्स पे डी एक्स का स्ट्रिप लिया, अलग कर दिया, तो डी एक्स का स्ट्रिप है, तो यहाँ फोर्स दैट सेम नीचे बॉडी का वेट मान लो पी एक्स है, तो स्ट्रिप बहुत स्मॉल है, इसका वेट दैट कंपेयर टू पी एक्स बहुत कम, तो दैट पी एक्स सेम वैल्यू, यहाँ भी पी एक्स सेम। अब देखो जरा पी एक्स क्या होगा, ये जो आपका नीचे यहाँ पे कट किया, तो ये नीचे बॉडी का वेट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, तो अलग कर दो इसको, तो इसको अलग कर दिया, तो यहाँ रेडियस कितना है आर एक्स, तो इसको अलग कर दो, तो पी एक्स कैलकुलेट करें, वेट क्या होता है एम इंटू जी, तो एम एक्स इंटू जी, सेम पिछले क्वेश्चन में किया था। मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 1/3 AL, तो यहाँ का एरिया क्या है ए एक्स, तो रख दो जरा 1/3 AX इंटू लेंथ कितना है x, इतना पोर्शन का वॉल्यूम, इतना पोर्शन का वॉल्यूम 1/3 A इंटू एल, 1/3 AX इंटू एक्स, तो ये हो गया वेट, ये 1/3 AX इंटू एल, ये हो गया आपका वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो इंटू जी, रो इंटू जी क्या हो जाएगा गामा, वेट डेंसिटी अभी देखा था, सो इंटू गामा, इस तरह से। तो स्टेप में निकाल दो इलॉन्गेशन डिफ्लेक्शन स्ट्रिप में पी एल अपॉन ए, सो पी एक्स लेंथ कितना है डी एक्स, इसका लेंथ कितना है डी एक्स स्ट्रिप का, तो पहले स्ट्रिप में निकाल देंगे इलॉन्गेशन, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, पी एल अपॉन ए एरिया ए एक्स इंटू ई, दिस वाला पी एक्स पुट कर दो कितना है 1/3 ए एक्स इंटू एक्स इंटू गामा, ये पी एक्स वैल्यू रखा हुआ है, इसको पुट कर दिया, इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई, तो एक्स कैंसिल, यहाँ से कितना गामा एक्स अपॉन 3 इंटू डी एक्स, तो ये स्ट्रिप का इलॉन्गेशन। अब देखो जरा सेम जीरो सेल में, तो यहाँ पे जीरो सेल में ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप यहाँ हो गई, कि यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप है, सब स्ट्रिप को ऐड कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सेम वैसे, डेल्टा टोटल कैलकुलेट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ स्ट्रिप निकाल दी डेल्टा टोटल, सो जीरो से एल डिफ्लेक्शन स्ट्रिप में, सो जीरो टू एल डिफ्लेक्शन स्ट्रिप में वैल्यू है गामा एक्स अपॉन 3,
सो गामा एक्स अपॉन 3 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से गामा अपॉन 3 कॉमन, एक्स का इंडिकेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2, तो ये एल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से डेल्टा टोटल कितना, गामा एल स्क्वायर बाई 6 ही। पिछले केस में कितना आया था, गामा एल स्क्वायर बाई 2 ही। इस केस में कितना, गामा एल स्क्वायर बाई 6 ही, यानी पिछले केस का 1/3 इलॉन्गेशन है इस केस में। तो अगर कल को रेशियो पूछेगा तो यहाँ पे 1/3 इलॉन्गेशन है। देखो जरा टोटल वेट के फॉर्म में निकाले, तो यही कौन दिया है ऐसे, यही सेम फिगर है, लेंथ एल, टोटल वेट। सो टोटल वेट डब्ल्यू, वेट क्या होगा m इंटू जी, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा 1/3 a इंटू एल, वॉल्यूम डेंसिटी रो इंटू जी क्या हो गया गामा, दिस वैल्यू। तो अब ये गामा यहाँ पुट कर दो इस केस में। सो डेल्टा टोटल एल स्क्वायर बाई 6 ही, गामा का वैल्यू कितना है 3w अपॉन ए एल, तो यहाँ से कितना WL अपॉन 2a। तो अगर कल को कोनिकल वेट कौन जो दिया उसका वेट दिया W, तो WL अपॉन 2a यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन इसी से होगा, क्यों। और देखो जरा इसमें इसमें 1/3 इलॉन्गेशन क्यों हो रहा है, सोचो ध्यान से। पिछले केस में क्या था, सेल रेक्टेंगुलर बार था, उसका लेंथ के लॉन्ग हर जगह एरिया 100 स्क्वायर था, जैसे एग्जाम्पल। यहाँ एरिया लगातार कम हो रहा है, तो कम कम आपका एरिया लगातार चेंज हो रहा है, कम हो रहा है वैल्यू, मटेरियल कम हो रहा है, इसलिए कम कम इलॉन्गेशन, 1/3 इलॉन्गेशन है पिछले केस का। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, और डायरेक्टली कैसे किया है मालूम होना चाहिए। देख लो फिर से एक बार। तो ये कोनिकल बार है, इसका सेल वेट से इलॉन्गेशन निकालना, बिल्कुल पिछले केस की तरह। वहां पे एरिया कांस्टेंट था, यहाँ पे एरिया वेरी कर रहा है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एल 1/3 ए एल। तो यहाँ देखो चेक करें, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे 1/3 ए इंटू एल, कैलकुलेट करें वैल्यू। तो अब देखो जरा पिछले केस में क्या डेल्टा क्या होता है पी एल अपॉन ए, तो लेंथ के लॉन्ग ई कांस्टेंट है इस केस में, बट पी और ए वेरी कर रहा है। कहीं भी कट करोगे एरिया वेरी कर रहा है, एरिया कहां से दिखेगा टॉप से, और लेंथ के लॉन्ग आपका पी वेरी कर रहा है, क्यों सेल वेट से निकाल रहा है। कहीं कट करोगे नीचे के बॉडी का वेट आएगा, पी वेरी कर रहा है। तो एक टर्म वेरी करें या दो टर्म वेरी करें या तीन टर्म वेरी करें, एक्स पे डीएक्स का स्ट्रिप लेंगे। तो वही किया, पहले एक्स पे डीएक्स का स्ट्रिप ले लिया, पहले स्ट्रिप पे एनालिसिस। तो स्ट्रिप को अलग कर दिया, तो यहाँ क्या पी एक्स ले लिया, इतना बॉडी का वेट, वही पी एक्स सेम पी एक्स वैल्यू। अब इसका स्ट्रिप का वेट है बट बहुत स्मॉल दैट कंपेयर टू पी एक्स नेगलेक्ट, पी एक्स सेम वैल्यू। तो पी एक्स वेट निकालो, वेट क्या होगा एम इंटू जी, मास क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 1/3 ए एल, तो 1/3 ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स क्या हो गया पाई आर एक्स स्क्वायर, 1/3 ए एक्स इंटू एक्स, रो इंटू जी गामा। तो यहाँ रख दो पी एल अपॉन ए, पी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, डी एक्स ए एक्स इंटू ई, तो यहाँ से ए एक्स कैंसिल, तो ये हो गया स्ट्रिप का एलॉन्गेशन। अब स्ट्रिप में एलॉन्गेशन आ गया। अब जीरो सेल में क्या है, ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है, जीरो सेल में ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है, तो हर स्ट्रिप वैल्यू रख दिया, हर स्ट्रिप को ऐड कर दो, ऐड समेशन मतलब इंटीग्रेशन, तो जीरो से एल दिस टोटल वैल्यू। तो यहाँ पुट किया तो गामा एल स्क्वायर बाई 6 ही ये वैल्यू आ रहा है। पिछले केस में क्या था गामा एल स्क्वायर बाई 2 ही, यानी पिछले केस से कंपेयर इस केस में 1/3 इलॉन्गेशन है। ऐसे मान लो टोटल वेट डब्ल्यू दिया, तो वेट क्या होगा एम इंटू जी, मास क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 ए इंटू एल, रो इंटू जी गामा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, ये गामा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, एल स्क्वायर बाई 6 से यहाँ पुट किया तो डब्ल्यू एल अपॉन 2a। कल कोन का वेट डब्ल्यू के फॉर्म में दिया हो तो ये वैल्यू आ गया। ऐसे वहां से ध्यान रखना है 1/3 इलॉन्गेशन है कंपेयर टू पिछले केस में, नोट कर लो इसको। ये जो ब्रैकेट में आएगा वो सब डायरेक्टली याद रखना है कैसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन दिया है, इसका लेंथ L है और इसका डायमीटर वेरी कर रहा है D1 से D2 इस तरह से। तो बोल रहा है कि इसका सेल वेट नहीं दिया, ग्राउंड पे रखा है, इस पे P लोड लगा है, इसके P लोड से कितना इसका इलॉन्गेशन होगा वो कैलकुलेट करना है। सो देखो जरा ध्यान से, जैसे सिंपल ये मेंबर होता है, मान लो यही मेंबर है, सर्कुलर सेक्शन है, इसमें क्या है, लेंथ के लॉन्ग एरिया कांस्टेंट है इसमें, तो यहाँ डायमीटर D है, ये मान लो 10 mm जस्ट एग्जांपल, तो यहाँ भी 10 हर जगह वही है। तो अब देखो जब डेल्टा निकाल, अब ये लोड क्या लॉन्ग एक्सिस से पास कर रहा है, कोई एसेंट्रिसिटी तो है नहीं, कोई बेंडिंग है नहीं, तो हमको इसको P लोड से कितना एक्सियल इलॉन्गेशन आ रहा है वो निकालना है, तो वही चेक कर रहे हैं। तो लिख लो पहले थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन का, अ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन in which load acting as shown, determine total axial elongation for given loading condition, तो ये जो एक्सियल लोड लग रहा है इसकी वजह से कितना इलॉन्गेशन आएगा वो हमें कैलकुलेट करना। सो अब देखो जरा डेल्टा फॉर्मूला क्या होता है, PL/A। तो इस केस में लेंथ के लॉन्ग क्या है, E कांस्टेंट है, क्यों, मटेरियल सेम है। ऐसे लेंथ के लॉन्ग P भी कांस्टेंट है, क्यों, कहीं भी कट करोगे आपको सेम फोर्स P मिलेगा यहाँ पे। और लेंथ के लॉन्ग यहाँ पे क्या है, एरिया वेरी कर रहा है। एरिया कहाँ से, साइड से दिखाई देगा, ये टॉप फ्रंट व्यू है, यहाँ से साइड से एरिया दिखेगा, ये 100 mm², यहाँ 120 130, एरिया वेरी कर रहा है। तो लेंथ के लॉन्ग यहाँ P कांस्टेंट E कांस्टेंट, पर एरिया वेरी कर रहा है, इसलिए स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो वही करें, तो पहले इसलिए x पे dx का स्ट्रिप ले लिया, इसलिए यहाँ पर x पे dx का स्ट्रिप लिया। तो यहाँ पर पहले x पे dx का स्ट्रिप ले लिया। तो यहाँ का डायमीटर मान लो यहाँ पे dx है, इस तरह से जस्ट एग्जांपल। तो देखो पहले वही करें जैसे पिछले दो क्वेश्चन में किया, तो स्ट्रिप को अलग कर दे रहे, तो x पे dx का स्ट्रिप लिया, इसको अलग कर दे रहे। तो यहाँ डायमीटर मान लो dx है, इसका लेंथ dx, तो P फोर्स यहाँ भी लग रहा है, P फोर्स यहाँ पर ऐसे देखा है, x पे dx का स्ट्रिप लिया, अलग कर दिया इसको। तो डिफ्लेक्शन निकालें स्ट्रिप में, डिफ्लेक्शन स्ट्रिप पे PL/A, P लोड लेंथ कितना है dx, एरिया कितना है AX × E, दिस वैल्यू, यहाँ जो एरिया होगा, तो यहाँ जो एरिया होगा वो यूज करेंगे। ये मान लो 100 m² है, यहाँ 200 150 130 जो भी हो, जस्ट एग्जांपल, तो कैलकुलेट करेंगे। तो AX कैलकुलेट करें, π/4 dx², रख दे रहे वैल्यू, PL/A है, सो P × dx, एरिया कितना π/4 dx² × E, तो ये कितना हो जाएगा 4P/πE dx, और कितना dx की वैल्यू रख दें, तो dx कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जरा एक मिनट, यहाँ डायमीटर D1 है, यहाँ D2 है, तो यहाँ कैसे है, जब आप L मीटर मूव करो डायमीटर कितना चेंज हो रहा है, D2 - D1, वो रखो रहा। तो जब L मीटर मूव कर रहे हैं डाया चेंज हो रहा है D2 - D1, तो 1 मीटर में कितना चेंज होगा, D2 - D1/L, 1 मीटर में चेंज। ऐसे x मीटर में कितना चेंज होगा, वहां से मूव किया तो D2 - D1/L × x, ऐसे कैलकुलेट किया, तो इतने का चेंज होगा x मीटर में। अब इनिशियल डायमीटर 0 तो है नहीं, D1 है, तो निकाल लो डायमीटर कितना होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करें dx, तो D1 प्लस चेंज D2 - D1/L × x, ऐसे लिखा। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू D1 + kx, k कांस्टेंट, मान लो k कांस्टेंट, दैट k इक्वल टू D2 - D1/L, दिस वैल्यू। तो यहाँ से ये वैल्यू निकला, देख लो फिर से देख लो, यहाँ से जब L मीटर मूव कर रहे हो यहाँ से, तो डाया कितना चेंज हो रहा है, D2 - D1, 1 मीटर में कितना चेंज है, D2 - D1/L, x में कितना चेंज है, D2 - D1/L × x, इतने का चेंज। अब इनिशियल डायमीटर 0 तो है नहीं, तो इनिशियल डायमीटर प्लस चेंज D1 प्लस चेंज कितना, D2 - D1/L × x, तो D1 + kx, k कितना हो गया कांस्टेंट एक, D2 - D1/L, तो ds क्या हो गया D1 + kx। तो वही रख दो यहाँ पे, π/4 dx² था,
तो वैल्यू पुट कर दो। सो d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर इज वैल्यू डिफ्लेक्शन स्ट्रिप का। अब देखो जरा, जीरो सेल में ऐसा इनफाइनाइट, वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से, तो जीरो सेल में कैसा ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप यहाँ, अब एक यहाँ पे, यहाँ, सब स्ट्रिप को जोड़ दो। जोड़ना मतलब समेशन, मतलब इंटीग्रेशन। तो डेल्टा टोटल क्या हो जाएगा, 0 to L डिफ्लेक्शन स्ट्रिप पे। तो 0 से L पुट कर दो, डिफ्लेक्शन स्ट्रिप में ये वैल्यू रखा है, पुट कर दो। तो 4p अपॉन पाई ई dx और d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर दिस वैल्यू ऐसे पुट किए। देखो यहाँ से कैलकुलेट करें तो 4p अपॉन पाई ई कॉमन आ गया, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। सो माइनस 1 बाई एक्स कितना, d1 प्लस के एक्स, और कितना आएगा 1 अपॉन d1 बाई के, दैट d1 प्लस के कितना कॉमन 1 बाई के, ऐसे आ गया। लिमिट कितना 0 से L, ऐसे पुट कर दिया। ना देखो जरा इसको सॉल्व करें, 1 अपॉन d1 प्लस के एक्स है, इसका लिमिट 0 से L, यहाँ से पुट करो, यहाँ सॉल्व करें तो देखो जरा कितना हो जाएगा 1 अपॉन d1 प्लस के एल और माइनस एक्स जीरो, तो 1 अपॉन d1 और d1 प्लस के एल को सॉल्व कर दो, d1 प्लस के एल, तो d1 के कितना था d2 माइनस d1 बाई एल इंटू एल, एल कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया d2, तो वैल्यू कितना आ गया d2, तो यहाँ रख दो। तो 1 अपॉन d2 माइनस 1 बाई d1, यहाँ से कितना d1 माइनस d2 डिवाइड बाई d1 d2 दिस वैल्यू। तो यहाँ पुट कर दे रहे, देखो पुट करो यहाँ पे माइनस 4p अपॉन पाई ई 1 अपॉन के का वैल्यू कितना है के, दैट यहाँ कैलकुलेट किया, के का वैल्यू ये कांस्टेंट ये लिया था कितना d2 माइनस d1 बाई एल, तो पुट कर दो यहाँ पे के का वैल्यू d2 माइनस d1 बाई एल एल, और इसको सॉल्व कर लिया, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे ये निकला कितना d1 माइनस d2 डिवाइड बाई d1 d2, तो ये माइनस साइन ये से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा PL, नीचे ले जाओ पाई बाई 4 d1 d2 इंटू ई दिस वन, तो ये डेल्टा टोटल कैलकुलेट हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो इसको फॉर्मूले डायरेक्ट ध्यान रखना है, कन्वेंशनल के लिए दैट ये पूरा सॉल्व कर लिया, आया कन्वेंशनल क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यूज करता है, इसको ऐसे ध्यान रखना, PL अपॉन पाई बाई 4 d1 d2 इंटू ई दिस वैल्यू। देखो जरा एक मिनट, जब सिंपल ऐसे मेंबर होता यहाँ P लोड लगता, डायमीटर D दिया होता, तो यहाँ डेल्टा क्या होता है PL अपॉन ई, PL पाई बाई 4 कितना d स्क्वायर इंटू ई, ऐसे लिख देते हैं, सॉल्व कर दिया PL अपॉन पाई बाई 4 d से, वही हो गया। अब यहाँ पर डायमीटर वेरी कर रहा है D1 से D2, तो PL अपॉन पाई बाई 4 d1 d2 इंटू ई इस तरह से, तो ये डेल्टा टोटल PL अपॉन पाई बाई 4 d1 d2 इंटू ई ऐसे कैलकुलेट किया। तो ये फॉर्मूला तब तक के लिए जब तक d1 d2 का वैल्यू आपका नॉट जीरो, क्योंकि d1 d2 में कोई जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला तब तक जब d1 d2 दोनों नॉन जीरो उसके लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद रखना है, कन्वेंशनल में आएगा तो ऐसे ही पूरा प्रूव करके दिखाएंगे। देख लो फिर से, तो ये इसमें आप किस केस में कोई जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे अपने आप सेल वेट वगैरह कुछ नहीं लेना, ये मेंशन करा है इसलिए यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा PL अपॉन ए। अब देखो जरा ये बोल क्या रहा है कि एक सिलेंडर का स्पेसिमेन है, इसमें P लोड लग रहा है, लॉन्ग से पास कर रहा है, तो कितना दैट डिफ्लेक्शन आएगा वो निकालना। तो डेल्टा PL अपॉन ए, P लेंथ के लॉन्ग इसमें क्या है कि P कांस्टेंट है, कहीं कट कर लो, एरिया E कांस्टेंट है, एरिया वेरी कर रहा है, साइड्स देखोगे एरिया दिखाई देगा, तो लेंथ के लॉन्ग यहाँ पे एरिया वेरी कर रहा है, तो डेल्टा PL अपॉन ए होता है। तो यहाँ देखो चेक करें, अब एरिया वेरी किस लिए, एक्स पे पहले dx का स्ट्रिप ले लिया, स्ट्रिप को अलग कर दो, स्ट्रिप को अलग कर दिया, यहाँ का डायमीटर मान लो dx है, P लोड लग रहा था, तो स्ट्रिप का डिफ्लेक्शन निकालेंगे, P लोड यहाँ का स्ट्रिप का डिफ्लेक्शन, देखो जरा पहले यहाँ का डायमीटर चाहिए होगा कितना है, जैसे यहाँ पे 100 mm स्क्वायर, वहाँ 250, यहाँ पे 150 जो भी हो जैसे एग्जाम्पल, तो देखो निकालें। तो यहाँ से जब आप L मीटर मूव करो, डाया कितना चेंज हो रहा है d2 माइनस d1, 1 मीटर में कितना चेंज है d2 माइनस d1 बाई L, ऐसे x में चेंज। अब डायमीटर यहाँ कितना होगा, इनिशियल डायमीटर प्लस चेंज, तो d1 प्लस चेंज, d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई L इंटू एक्स, इसको रख दिया कांस्टेंट d1 प्लस के एक्स, के का वैल्यू इतना। तो देखो रखा है डिफ्लेक्शन स्ट्रिप में कितना PL अपॉन ए, तो P लोड लेंथ कितना है इसका dx, एरिया ax इंटू ई, एक्स पुट कर दो पाई बाई 4 dx स्क्वायर इंटू ई, तो यहाँ वैल्यू पुट किया डिफ्लेक्शन स्ट्रिप का, ये वैल्यू आया। अब देखो जरा जीरो सेल में ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है, सबको ऐड कर दो, सब स्ट्रिप को ऐड कर दिया, तो यहाँ वैल्यू पुट किया, जीरो सेल इंटीग्रेट किया,
अब देखो इसको इंटीग्रेशन किया, सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन 1/x² - 1/x। अब इंटीग्रेशन हमें मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं, भूलते तो कोई बात नहीं, अब देख लो एक बार गूगल पे डाल दो इंटीग्रेशन फार्मूला वगैरह, याद आ जाता है। तो कोई कुछ नहीं भूल जाता है, सब भूल जाते हैं, तो देख लिया, चेक कर लिया, आता है तो ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया, ये वैल्यू आया, यहाँ पुट किया, जब सॉल्व किया तो फाइनल आंसर। ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक d1 d2 नॉट जीरो है। d1 d2 आपका जीरो होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ π/4d² इंटू ई था, यहाँ π/4 d1 d2 इंटू ऐसे आ गया। तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट याद रखना है, और कन्वेंशनल में हम दैट ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से किया। नोट कर लो। तो रफ कर दे रहे हैं इसको। तो हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों मिक्स करके पढ़ रहे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन सब किए चैप्टर 2 के थे, तो 1 भी साथ में, ऐसे साथ 1 2 एक साथ मिक्स करके पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दो डक्टिलिटी। अभी चैप्टर 1 का पार्ट है। चैप्टर 1 क्या पूरा थ्योरी है, तो थ्योरी लगेगा। सोम में पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, चैप्टर 1 में थोड़ा कॉन्सेप्ट थ्योरी है, तो इसलिए 1 2 दोनों हम मिक्स करके पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर 1 का पार्ट है। डक्टिलिटी हमें मालूम है, टेस्ट किया कॉलेज के टाइम में एक्सपेरिमेंट, कि कोई भी मटेरियल दिया उसको आप थिन रॉड में कन्वर्ट, टेंसाइल लोड लगाओ, जितना इजीली वो थिन वायर में कन्वर्ट होता है उतना ज़्यादा डक्टिलिटी रहता है। तो लेकिन हमको स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। तो स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, दैट कॉलम बना रहे हैं, तो मटेरियल डक्टाइल या ब्रिटिल उसकी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कैसा लोडिंग लग रहा है, कल को कैसी स्ट्रेसेस आएंगी, कौन किसमें वो स्ट्रॉन्ग है किसमें वीक है, सब मालूम होना चाहिए। ये डक्टाइल मटेरियल जो है उसके अंदर दैट कंडीशन सिग्मा वाई सी, दैट लम्प सम इक्वल टू वाई टी। सिग्मा वाई सी जो है यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, सिग्मा वाई टी यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, लम्प सम बराबर, और देन टाउ, टाउ जो है दैट इज कॉल्ड द शेयर यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। सिग्मा वाई टी यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, और ये टाउ है दैट इज कॉल्ड द शेयर यील्ड स्ट्रेंथ, दैट शेयर यील्ड स्ट्रेंथ। तो डक्टाइल मटेरियल आपका कंडीशन फॉलो करता है, जो वाई सी वाई टी लमसम बराबर है टाउ शेयर यील्ड स्ट्रेंथ, वीकेस्ट शेयर में। तो डक्टाइल मटेरियल जो है वो वीकेस्ट होते हैं शेयर में। तो इसीलिए जब हम डिजाइनिंग करेंगे, दैट जिस प्लेन पर मैक्सिमम शेयर आती है सबसे क्रिटिकल होता है जब डक्टाइल मटेरियल का डिजाइनिंग है। खैर वो पढ़ेंगे आगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह में। तो ये सब वैल्यूज हमने यूटीएम पे टेस्ट करके निकाली, एक बार टेंशन टेस्ट किया, कंप्रेशन टेस्ट किया, शेयर टेस्ट किया, तो वहां से वैल्यू फाइंड आउट किया। जैसे फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील है, इसके लिए जो सिग्मा वाईसी का वैल्यू है दैट अराउंड 263 मेगापास्कल लमसम। कई बुक में थोड़ा वेरी भी कर सकता है बट लमसम इतना वैल्यू। सिग्मा वाईटी का वैल्यू जो है दैट अराउंड 250 मेगापास्कल, और जो शेयर का वैल्यू दैट अराउंड 0.4 टू 0.5 या 0.55 ऑफ सिग्मा वाईटी। तो ये स्टील के लिए लमसम वैल्यूज हैं। अभी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बुक टू बुक, बट लमसम ये वैल्यूज मिलता है। तो ये हमने टेस्ट किए हैं, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, शेयर टेस्ट, वहाँ से इतनी वैल्यूज आई। तो ये स्टील जो है दैट इज अ वीकेस्ट, क्लियर दिख रहा है कि वीकेस्ट शेयर में, इसलिए जो माइल्ड स्टील है वो आपका डक्टाइल मटेरियल है। यहाँ से चेक किया। अब मान लो कल को दो डक्टाइल मटेरियल आपको दिए और चेक करना है कौन सा ज़्यादा डक्टाइल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर देंगे। दो डक्टाइल मटेरियल दिए, दोनों में हमें दोनों आपके दैट दोनों आपके वीकेस्ट हैं शेयर में। अब चेक करना है कौन सा ज़्यादा डक्टाइल है, चेक करना है। तो हमने क्या किया, दोनों के यूटीएम में टेस्ट किया, वहाँ से फाइनली पहले लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाया, फिर वहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया। तो दोनों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ की। तो ये पहला डायग्राम मान लो फर्स्ट, सो दिस वन दैट इज अ स्ट्रेन F1, तो ये दैट इज अ फ्रैक्चर स्ट्रेन,
दैट फ्रैक्चर स्ट्रेन। सेम दूसरा डायग्राम मान लो आपका ऐसे आया, तो ये स्ट्रेन F2। अब देखो हमने माइल्ड स्टील का डायग्राम देखा था। माइल्ड का डायग्राम कैसे था? माइल्ड का डायग्राम कुछ आपका ऐसे आता है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये पूरा यील्डिंग पार्ट, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, ये है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इसके बाद का सारा रीजन ये क्या था? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। क्लियर दिख रहा है? बहुत ज्यादा वैल्यू था यहाँ जब बनाया था ग्राम, कितना था? 0.02% ऐसे वैल्यू था, 0.02%। और यहाँ पे दैट अराउंड 25 to 40% था। तो माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील का डायग्राम है। वहीं अगर आप कास्ट आयरन का डायग्राम बनाओ तो कास्ट आयरन का माइल्ड स्टील में ये है इलास्टिक लिमिट पॉइंट, दिस वन दैट इज अ इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ये थोड़ा बहुत बात किया था हमने जब वो स्टार्टिंग कर रहे चैप्टर 1-2 का। कास्ट आयरन का डायग्राम बना तो कास्ट आयरन का डायग्राम कुछ आपका ऐसे है, उसमें ये कास्ट आयरन का फ्रैक्चर पॉइंट है, ये है जो है फ्रैक्चर पॉइंट कास्ट आयरन, और ये जो है दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट पॉइंट, दिस वन दैट इज अ इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो इसका पोस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इतना आ रहा है। अब देखो हमको मालूम है कि माइल्ड स्टील हाईली डक्टाइल, ये माइल्ड स्टील है, ये हाईली डक्टाइल मटेरियल है, और कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है। तो देखो जरा ध्यान से, इसका माइल्ड स्टील का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कास्ट आयरन का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, मतलब जितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उतना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है, जितना कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उतना कम डक्टाइल मटेरियल है। तो यहाँ देखो जरा, ये दो डायग्राम दिए थे, दोनों डक्टाइल है, दोनों आपके वीकेस्ट है शेयर में। अब लेकिन हमको चेक करना है कौन सा ज्यादा डक्टाइल है। तो आप क्या करो, दोनों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर दो। जितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन, उतना ज्यादा फ्रैक्चर स्ट्रेन, उतना ज्यादा डक्टाइल। तो क्लियर दिख रहा है इसमें कि स्ट्रेन F1 जो है ग्रेटर देन स्ट्रेन F2, इसलिए जो पहला वाला है फिगर वो आपका मोर डक्टाइल है, दिस वन दैट इज अ मोर डक्टाइल। तो ये जो है दैट इज अ मोर डक्टाइल। तो कल को 2-3 मटेरियल कंपेयर करने, कौन ज्यादा डक्टाइल, दोनों के सबके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर दो। जितना ज्यादा एक्स एक्सिस उतना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उतना ज्यादा प्लास्टिक स्ट्रेन, उतना ज्यादा फ्रैक्चर स्ट्रेन, उतना ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। जितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा डक्टाइल। सेम ऐसे भी चेक करते हैं, तो अगर आपका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर आपका 5% से ज्यादा है तो जनरली वो आपका डक्टाइल, और वहीं अगर आपका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम है तो वो ब्रिटल। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मतलब मोस्ट ऑफ द मटेरियल कंपेयर किए, टेस्ट किए, वहां से वैल्यू निकाली, लमसम दैट ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% ज्यादा है तो डक्टाइल, कम है तो ब्रिटल। जैसे यहाँ देखो ये क्लियर दिख रहा है कि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% बहुत ज्यादा है, डक्टाइल है, इसमें बहुत कम है तो ये कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है। तो सिंपली दैट आप टेंसाइल लोड अप्लाई करो, जितना इजीली थिन वायर में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा डक्टाइल, उतनी ज्यादा डक्टिलिटी रहती है। तो डक्टाइल मटेरियल में ये कंडीशन फॉलो करता है, सिग्मा YC लमसम YT के बराबर। तो इससे कंपेयर नहीं कर रहा, मेन इससे कंपेयर कर रहा है। तो डक्टाइल मटेरियल वीकेस्ट आपका शेयर में है, इसलिए जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो टाउ एक्सप्लेन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, बिकॉज वीकेस्ट शेयर में वहां सबसे पहले फेल कर सकता है। तो उसको देखेंगे भी आगे। ये सब कैसे निकाला है, ये हमने टेस्ट किए यूटीएम मशीन पे, वहां से फाइंड आउट किए। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, ये यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ये टाउ शेयर यील्ड स्ट्रेंथ। तो सिग्मा YC अब टेस्ट करते हैं तो लमसम वैल्यू इतना मिलता है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि बहुत सबसे कम टाउ में है, तो ये माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है। नाउ अब मान लो ये दो मटेरियल दिए थे, दोनों फर्स्ट वन सेकंड वन, दोनों वीकेस्ट है शेयर में, दोनों डक्टाइल हो गए, बट चेक करना है कौन सा ज्यादा डक्टाइल है। तो देखो जरा माइल्ड स्टील का जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से, ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये यील्डिंग मतलब विदाउट चेंजिंग लोड लार्ज डिफॉर्मेशन, ये स्ट्रेन हार्डनिंग, ये स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। तो ये जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट वेरी हाई, बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाई दे रहा है क्लियर। ये कास्ट आयरन का डायग्राम है, कास्ट आयरन में ये है इलास्टिक लिमिट पॉइंट, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम है। और स्टील में मालूम है हाईली डक्टाइल मटेरियल है, कास्ट आयरन हाईली ब्रिटल मटेरियल है। तो यहीं से कंपेयर हो गया, जितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रहेगा उतना ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। तो यानी जितना ज्यादा एक्स एक्सिस उतना ज्यादा प्लास्टिक स्ट्रेन, उतना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उतना ज्यादा डक्टाइल। तो ये दो फिगर थे, दोनों बना दिए आपने। फर्स्ट वाले में क्लियर दिख रहा है कि फ्रैक्चर स्ट्रेन एक्स एक्सिस ज्यादा है, यानी फर्स्ट वाला ज्यादा डक्टाइल हो गया। बाकी जनरली ऐसे ही अगर मटेरियल में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% ज्यादा आता है तो डक्टाइल, उससे कम है तो ब्रिटल। तो ये यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, ये क्लियर दिख रहा है कि ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से बहुत ज्यादा है, तो ये आपका दैट माइल्ड स्टील हाईली डक्टाइल मटेरियल। जैसे डक्टिलिटी चेक किया ऐसे मेलेबिलिटी चेक करते हैं।
मेलेबिलिटी क्या है, जनरली क्या है, जितना ज़्यादा डक्टाइल है उतना ही हाईली मेलेबल है। मेलेबिलिटी क्या है, कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हो जितना इजीली थिन शीट में कन्वर्ट होता है उतना ज़्यादा मेलेबल है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द मटेरियल मोर डक्टाइल मोर मेलेबिलिटी। बट एक्सेप्शन भी है, जैसे लेड है, लेड आपका हाईली मेलेबल है बट लो डक्टिलिटी है। क्यों, मतलब लेड में क्या है, अगर आप कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हो तो इजीली थिन शीट में कन्वर्ट होता है, बट जब टेंसाइल लोड लगाते हो थिन वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ब्रेक कर जाता है। तो लेड हाईली मेलेबल एंड लो डक्टिलिटी है। बट एक्सेप्शन है, जनरली आपका मोस्ट ऑफ द मटेरियल मोर हाई डक्टिलिटी हाई मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी टेंसाइल लोड लगाया थिन वायर में कन्वर्ट हुआ, मेलेबिलिटी कंप्रेसिव लोड लगाया थिन शीट में कितना इजीली कन्वर्ट हुआ। तो जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम आपका मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है। गोल्ड आपका सेकंड नंबर पे मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है। गोल्ड आपका हाईएस्ट मेलेबल मटेरियल है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। तो दिस वन डक्टिलिटी, नोट कर लो इसको। ऑब्जेक्टिव वगैरह में एक ही नंबर में पूछ लेता है, ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ ऊपर 1.1 लिख देना, जो बोला है सब कुछ 1.1 में लिखा है, वहां पे इसको यूज कर 1.1 लिख दिए। जो बोला है सब 1.1 में लिखा है। रफ कर रहे हैं। डक्टिलिटी चेक की है, सेम ऐसे ब्रिटलनेस चेक कर रहे हैं। हेडिंग दे दो ब्रिटलनेस। डक्टाइल मटेरियल में हमने माइल्ड स्टील का डायग्राम देखा था, तो वहां पे क्या था कि यील्डिंग वाला पार्ट मिल रहा था, यील्डिंग वाला पार्ट था विदाउट चेंजिंग लोड लास्ट डिफॉर्मेशन। और कास्ट आयरन का डायग्राम देखा तो ब्रिटल मटेरियल था, उसमें कोई यील्डिंग नहीं था। दैट पूरा कर्व आप कैसे बना था, वहां कोई यील्डिंग फॉर्मेशन नहीं था। इसलिए डक्टाइल मटेरियल को डिजाइन करते हैं हम यील्डिंग से, बिकॉज विदाउट चेंजिंग लोड लास्ट डिफॉर्मेशन वो फेलियर क्राइटेरिया है। ब्रिटल में कोई यील्डिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे फ्रैक्चर, बिकॉज सडन फ्रैक्चर आता है। वो इलास्टिक पॉइंट मिला था, कास्ट आयरन का डायग्राम बनाया था। कास्ट आयरन का डायग्राम कैसे था, ये डायग्राम आपका ऐसे था, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट पॉइंट था, ये फ्रैक्चर था। तो प्लास्टिक मोशन है ही कितना, बहुत कम है, सडन फ्रैक्चर आता है। तो इसलिए कास्ट आयरन को दैट हम डिजाइन करते हैं दैट फ्रैक्चर से। आप ब्रिटल मटेरियल को डिजाइन कर रहे हैं फ्रैक्चर से, अल्टीमेट डिस्टेंस से। तो डक्टाइल मटेरियल में फेलियर क्राइटेरिया यील्डिंग, दैट बिकॉज लार्ज डिफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो गया। और ब्रिटल मटेरियल डिजाइनिंग फ्रैक्चर से, तो अल्टीमेट डिस्टेंस से डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ कोई सिग्मा वाई टर्म नहीं है, बिकॉज यील्डिंग वाला पॉइंट ही नहीं है। तो ब्रिटल मटेरियल जो है दैट, उसमें कंडीशन सिग्मा यू सी देन टाउ देन सिग्मा यू टी, यहाँ कोई यील्डिंग वाला पार्ट नहीं है। तो ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, ये फ्रैक्चर से डिजाइन कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन।
सेम ये शेयर स्ट्रेंथ और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। मतलब क्या कि जो स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे, वो ब्रिज बनाए, बिल्डिंग बनाए, कुछ भी, तो वहां दो तरह के डक्टाइल ब्रिटल, पॉलीमर्स का स्टडी नहीं करते हैं यहाँ पे, बट डक्टाइल और ब्रिटल दो तरह के मटेरियल का स्टडी कर रहे हैं। तो जो डक्टाइल मटेरियल था वो वीकेस्ट शेयर में थे, जो ब्रिटल मटेरियल है वो वीकेस्ट टेंशन में। मतलब जिस प्लेन पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा आएंगे वो सब क्रिटिकल प्लेन होंगे, वो आगे यूज करेंगे डिजाइनिंग में। तो अभी कंडीशन बस इतना कि ब्रिटल मटेरियल जो है दैट वीकेस्ट टेंशन में। इसका एग्जांपल ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन का आपने टेंशन टेस्ट किया तो सिग्मा यूटी का वैल्यू आया अराउंड 160 मेगापास्कल, ये टेस्ट से निकाली वैल्यू। और कंप्रेशन टेस्ट किया तो इसका वैल्यू आया अराउंड 550 मेगापास्कल। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए जो ग्रे कास्ट आयरन दैट इज अ हाईली ब्रिटल मटेरियल, दैट ब्रिटल मटेरियल हाईली ब्रिटल बिकॉज वीकेस्ट इन टेंशन, बहुत ज्यादा गैप है, दिख रहा है क्लियरली। तो ये ग्रे कास्ट, जबकि वहां पे माइल्ड डक्टाइल में वाईटी वाईसी लमसम बराबर है, वहां क्राइटेरिया शेयर से है, यहाँ पर दैट टेंशन से, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां वाईटी वाईसी लमसम बराबर है, यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ब्रिटल मटेरियल जो है वीकेस्ट टेंशन में, इसलिए हमें जहां पे प्लेन पे टेंसाइल से ज्यादा होंगी उस सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखेंगे आगे। अब देखो जरा, जैसे आपका मीडियम कार्बन स्टील है, स्टील तीन तरह का मेनली है, आपका लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील हो गया, फिर मीडियम कार्बन स्टील, फिर हाई कार्बन स्टील। तो कार्बन बढ़ा, लो कार्बन स्टील है उसमें थोड़ा कार्बन और बढ़ा दिया तो मीडियम कार्बन स्टील हो गया, थोड़ा कार्बन और बढ़ा दिया तो हाई कार्बन स्टील हो गया। अब जो लो कार्बन स्टील है दैट माइल्ड स्टील, उसका सिग्मा वाई अभी देखा था 250 मेगापास्कल है यील्ड स्ट्रेंथ, और वहीं पे जो हाई कार्बन स्टील है उसका सिग्मा वाई दैट अराउंड 750 मेगापास्कल है। तो जब 250 है 750 होगा तो यानी वाई एक्सिस बढ़ेगा, और हाई कार्बन स्टील बिल्कुल ब्रिटल की तरह ट्रीट होता है, माइल्ड स्टील हाईली डक्टाइल मटेरियल है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना वाई एक्सिस बढ़ता जाएगा उतना ब्रिटल, जितना ज्यादा एक्स एक्सिस बढ़ रहा था उतना ज्यादा डक्टाइल हो रहा था। क्यों? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बढ़ रहा था। ऐसे जितना ज्यादा वाई एक्सिस बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाई कार्बन स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ 750 मेगापास्कल, माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल। तो 750 250 के ऊपर जाएगा वाई एक्सिस पे, यानी जितना ज्यादा वाई एक्सिस बढ़ेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना ज्यादा ब्रिटल, क्योंकि हाई कार्बन स्टील बिल्कुल ब्रिटल की तरह ट्रीट होता है, माइल्ड स्टील हाईली डक्टाइल है। तो यहीं से कंपैरिजन बन गया कि मान लो कल को दो मटेरियल दिए, दोनों आपके वीकेस्ट है टेंशन में, आपको चेक करना है कौन सा ज्यादा ब्रिटल है, तो आप दोनों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर दो। तो मान लो पहले का डायग्राम आपका ऐसे आया, सिग्मा UC1, दूसरे का डायग्राम मान लो आपका ऐसा है, सिग्मा UC2। तो दोनों के हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर दिया ऐसे आगे। तो अब देखो क्लियर दिख रहा है कि सेकंड वाले फिगर का वाई एक्सिस ज्यादा है, जितना ज्यादा एक्स एक्सिस उतना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उतना ज्यादा डक्टाइल, जितना ज्यादा वाई एक्सिस उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा ब्रिटल। तो क्लियर दिख रहा है कि सिग्मा UC2 ग्रेटर देन सिग्मा UC1, इसलिए सेकंड वाला जो है दैट इज अ मोर ब्रिटल। तो ये आपका ज्यादा ब्रिटल है। दोनों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर दिए, जितना ज्यादा वाई एक्सिस रहेगा उतना ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा। तो डक्टिलिटी कंपेयर करने के लिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चेक कर लो, और ब्रिटलनेस के लिए दैट आप स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो, वहां चेक कर लिया। तो ये डक्टिलिटी ब्रिटलनेस इस सबका यूज करेंगे आगे स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में, वहां देखेंगे कैसे। देख लो फिर से, जो ब्रिटल मटेरियल है दैट सिग्मा UC में कंडीशन, तो सिग्मा UC देन टाउ देन सिग्मा UT। अब यहाँ ब्रिटल मटेरियल कास्ट आयरन का डायग्राम बनाया था, उसमें कोई यील्डिंग नहीं था, तो यहाँ कोई यील्ड पॉइंट नहीं है, यहाँ इलास्टिक लिमिट पॉइंट के जस्ट तुरंत बाद आपका दैट फ्रैक्चर आ रहा है। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, तो इसका फेल्योर क्राइटेरिया फ्रैक्चर है, डक्टाइल मटेरियल का फेल्योर क्राइटेरिया यील्डिंग था, क्योंकि वहाँ विदाउट चेंजिंग लोड लार्ज डिफॉर्मेशन है, और सब हम सोम के अंदर स्मॉल डिफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं, हुक्स लॉ नहीं लगा पाए। देन सिग्मा UT, तो ये जो ब्रिटल मटेरियल है वो वीकेस्ट टेंशन में, इसलिए जब स्ट्रक्चर में डिजाइन करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे या ब्रिज बनेगा, कॉलम कुछ भी, तो वहां ध्यान रखेंगे जिस प्लेन पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं, जहाँ टेंसाइल स्ट्रेसेस ज्यादा है उसको ध्यान रखें, क्योंकि ये वीकेस्ट होता है टेंशन। इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे हम कॉलम डिजाइन करते हैं, तो कॉलम क्या है, कॉलम में आपका कंप्रेसिव लोड लगता है, लेकिन वो लोड आपका लॉन्गिट्यूडल एक्सिस थोड़ी पास करता है, थोड़ा एसेंट्रिसिटी मिलता है, तो बेंडिंग आता है। अब बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग में टेंशन कंप्रेशन दोनों आता है। अब कॉलम क्या है, कंक्रीट का कॉलम है, कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। अब वो ब्रिटल मटेरियल दैट वीक है टेंशन में, तो अब जो बेंडिंग में टेंशन वाला पार्ट आया उसको तो बियर कर नहीं पाता, इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में स्टील का रीइंफोर्समेंट कर दिया, कंपोजिट सेक्शन बना दिया। स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग है दैट टेंशन में, तो वो टेंशन को बियर कर लेता है। तो वो आपका दैट कंपोजिट सेक्शन बना के तब हम कॉलम डिजाइन करते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, ये ब्रिटल मटेरियल दैट जो वीक है टेंशन में, तो वो आपका दैट
अब ब्रिटल मटेरियल है। जैसे ग्रे कास्ट का एग्जांपल लिया, टेंशन टेस्ट की इतना वैल्यू, कंप्रेशन टेस्ट कितना वैल्यू, लमसम बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो जो मटेरियल वीकेस्ट टेंशन है ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल को जब डिजाइन करेंगे तो टेंशन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब करेंगे वो यूज करेंगे जब कॉलम बीम का सबकी बात करेंगे। तो अब ये कम दो मटेरियल है, दोनों आपके दोनों वीकेस्ट है टेंशन में, अब चेक करना है कौन ज़्यादा ब्रिटल है। तो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल माइल्ड स्टील जो है, लो कार्बन स्टील, उसका सिग्मा वाई कितना है 250 मेगापास्कल। हाई कार्बन स्टील कितना है 750 मेगापास्कल। हाई कार्बन स्टील मतलब कार्बन बढ़ाते गए, और हाई कार्बन स्टील बिल्कुल ट्रीट होता है ब्रिटल की तरह से। तो 750 वाई एक्सिस बढ़ेगा, इसका मतलब जितना ज़्यादा वाई एक्सिस उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, उतना ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल। तो दो मटेरियल दिए, दोनों कंपेयर किए, क्लियर दिख रहा है कि सेकंड वाले फिगर में वाई एक्सिस ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट, इसलिए सेकंड वाला आपका मोर ब्रिटल कंपेयर टू फर्स्ट, वहाँ चेक कर लिए। तो डक्टिलिटी चेक करने के लिए आप एक्स एक्सिस चेक करो, जितना ज़्यादा प्लास्टिक रिफॉर्मेशन उतना डक्टाइल, और ब्रिटलनेस चेक करने के लिए आप वाई एक्सिस चेक करो, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा ब्रिटल, तो वहाँ चेक किए। सो नोट कर लो ब्रिटलनेस, इसके ऊपर लिख देना 1.2। नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रेस टेंसर। तो 11th क्लास से हमने दैट स्केलर क्वांटिटी पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है, ऐसे टेंसर प्रॉपर्टी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी दैट, स्केलर के हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। जैसे मास है, मास 10 kg, 10 kg वेट आपका, दैट उसके लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी। सेम ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, फोर्स, इसलिए फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, किसी डायरेक्शन में। तो मान लो 10 किलोटन का फोर्स है, तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, इनको लिखेगा 10 किलोटन का फोर्स एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे लग रहा है, तब हम उसका एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड ऐसे लिखते हैं फोर्स को। ऐसे टेंसर प्रॉपर्टी, तो टेंसर के लिए क्या है कि डायरेक्शन के साथ साथ हमको प्लेन का भी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन के साथ साथ हमको प्लेन भी चाहिए। इसीलिए अभी जब हमने देखा था स्ट्रेस को, कैसे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, इसीलिए जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो ये सब जो है दैट इज अ टेंसर प्रॉपर्टी। इसीलिए स्ट्रेस को हम ऐसे लिखते हैं टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। वो सिग्मा एक्स भी जो लिखा होता है वो क्या होता है, टाउ एक्स एक्स होता है। जो हमने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया था वहां देखा था, इसमें पहला सबस्क्रिप्ट क्या होता है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सबस्क्रिप्ट उसकी एरो की डायरेक्शन, दैट स्ट्रेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कभी आपने सिंगल ऐसे नहीं देखा टाउ एक्स, इसका कोई मतलब नहीं, सिग्मा एक्स लिखा है तो ये भी टाउ एक्स एक्स है, इस तरह से टाउ एक्स वाई, एक्स जेड, इस तरह से। तो पहला सबस्क्रिप्ट प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सबस्क्रिप्ट आपका उस एरो की डायरेक्शन को, स्ट्रेस की डायरेक्शन को शो करता है। इसलिए स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब टेंसर प्रॉपर्टी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। तो वाई जो होता है वो डिस्टेंस, डायरेक्शन को शो करता है, डी ए वो प्लेन का एरिया, तो प्लेन भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। सेम ऐसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर डी ए। तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते थे हम दैट इसे क्यूब या क्यूबाइड एलिमेंट बनाते थे, तभी देखा था वैसे स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्यूब या क्यूबाइड एलिमेंट लिया ऐसे, तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है, तो ये स्ट्रेस लगा, तो इसका सिग्निफिकेंस तभी है जब ये प्लेन चाहिए हो, मालूम होगा, ये प्लेन मालूम होगा, तो ये प्लेन और ये डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस जो है वो टेंसर प्रॉपर्टी है। अब मान लो 10 मेगापास्कल स्ट्रेस बोला आपसे, तो अगर वो आप प्लेन रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो मालूम नहीं चल पाएगा 10 मेगापास्कल नॉर्मल है कि शेयर है, तभी पता चल पा रहा है। तो जो टेंसर प्रॉपर्टी है दैट स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब, इसमें हमको डायरेक्शन और प्लेन दोनों का रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इसको टेंसर बोल दो या फिर बोल दो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर टेंसर, एक ही मीनिंग है, दैट सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो किसी भी प्रॉपर्टी, दैट किसी भी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको डायरेक्शन प्लेन दोनों चाहिए, सो डायरेक्शन प्लेन दोनों का रिक्वायरमेंट है, सो सेकंड ऑर्डर टेंसर। ऐसे वेक्टर, इसमें डायरेक्शन चाहिए, प्लेन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो दिस वन दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और सेम इसमें ना डायरेक्शन चाहिए ना प्लेन चाहिए, सो दिस वन दैट इज अ जीरो ऑर्डर टेंसर। तो जीरो ऑर्डर टेंसर।
तो आप स्केलर वेक्टर या टेंसर बोल दो या जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर बोल दो, एक ही मतलब है। तो मैग्नीट्यूड मास के लिए हमको कोई ना प्लेन की रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने के लिए ना डायरेक्शन का, तो ये जीरो ऑर्डर टेंसर। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे या 40 डिग्री पे, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है, तब मालूम चल पाएगा, तब फोर्स के कंपोनेंट लेके तब सॉल्व कर पाएंगे। तो फोर्स में डायरेक्शन का जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। एफ एक्स वाई का कोई मतलब नहीं, कभी नहीं लिखा होता। तो ये फोर्स सब जो वेक्टर क्वांटिटी। सेम स्ट्रेस स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, इसमें पहला सबस्क्रिप्ट प्लेन दिखाता है, दूसरा सबस्क्रिप्ट जो होता है वो आपका स्ट्रेस की डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये जो है टेंसर प्रॉपर्टी, इसमें डायरेक्शन और प्लेन दोनों का रिक्वायरमेंट है। सो दिस वन दैट सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बोल दो, या फिर आप स्केलर वेक्टर टेंसर, एक ही बात है। तो स्ट्रेस के लिए हमको ये प्लेन भी चाहिए और ये डायरेक्शन भी चाहिए, तब वहां से हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई स्क्वायर डी है, वाई वो डिस्टेंस या डायरेक्शन, डी वो प्लेन का एरिया, डायरेक्शन प्लेन दोनों चाहिए, तब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दिस वे एक्सप्लेन स्केलर वेक्टर टेंसर प्रॉपर्टी। नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे। नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। देखना जरा एक मिनट, जैसे कोई मेंबर है, ये स्टील का एल्युमिनियम का रॉड हो गया या बीम हो गया, कॉलम कुछ भी, इसमें देखो जरा, ये क्रॉस सेक्शन है, तीन एक्सिस होती हैं एक्स वाई जेड, तो तीन डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो फोर्स मान लो आपने ऐसे एक्स पे लगा दिया या वाई पे लगा दिया या जेड पे लगा दिया। तो ये क्या है, एक्स पे ये नॉर्मल है, ये वाई में क्या है, ये शेयर है, और जेड में क्या है, शेयर है। मतलब एक प्लेन में एक नॉर्मल और दो शेयर फोर्स ले सकते हो। फोर्स से वहीं स्ट्रेस आ जाएगा, यानी एक प्लेन पर एक नॉर्मल स्ट्रेस और दो शेयर स्ट्रेस आप ऐसे बना सकते हो। अब स्ट्रेस को हमको रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रेस को एक्सप्लेन करें, तो अभी आगे जाके हम दैट पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस में, कि हमारे पास अगर स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स होता है तो हम किसी भी प्लेन पर कोई भी बीम या कॉलम या शाफ्ट है, उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट उठाएं, उससे किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल या शेयर निकाल सकते हैं। सब पे निकाल पाएंगे तभी आगे कैलकुलेट कर पाएंगे वैल्यू, तो वो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस में। लेकिन उसके लिए पहले हमको स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स का यूज जरूरत पड़ेगा, वहां पे फॉर्मूले डेवलप करने। तो अब देखो जरा एक मिनट, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करें, तो जो भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट आपने लिया, दैट बीम पे या शाफ्ट पे कोई पॉइंट लिया, उससे हम ऐसे पास करते हुए तीन प्लेन दिखा सकते हैं। तो ये क्यूबाइड स्ट्रेस एलिमेंट या क्यूबिक स्ट्रेस एलिमेंट बनाया, तो ये स्ट्रेस एलिमेंट जो है दैट मीन तीन प्लेन को शो कर रहा है। एक ये बनाया तो एक फर्स्ट प्लेन, सेकंड और थर्ड ऐसे, तो ये तो उसके पहले, ये इसके पैरेलल है, तो एक ही बात है। अब देखो जरा, एक प्लेन पर भी मैं देखा था, एक प्लेन पर एक नॉर्मल दो शेयर होता है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो एक नॉर्मल कैसे लिखते थे, टाउ एक्स एक्स या सिग्मा एक्स लिख दिया। इस प्लेन पे ये क्या होता है, टाउ एक्स वाई। ऐसे इस पे ले लें यहाँ पे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो वो टाउ एक्स जेड, ऐसे इस तरह से। अब क्या है, बोल रहा है कि हमको दैट ये क्यूबाइड एलिमेंट है, इसमें तीन प्लेन है, दैट ये बनाया क्यूबाइड, ये क्यूब एलिमेंट, तो एक प्लेन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये थर्ड ये हो गया। और एक प्लेन पे क्या होता है, एक प्लेन पे एक नॉर्मल दो शेयर स्ट्रेस है, यानी तीन प्लेन मतलब तीन नॉर्मल और सिक्स शेयर स्ट्रेस से हम ये क्यूबाइड स्ट्रेस एलिमेंट बना लेंगे। तो ये जब बन जाएगा तो हम उसके बाद किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल शेयर से निकाल सकते हैं। तो यानी ये स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स की हेल्प से हम बीम या शाफ्ट या कॉलम जो स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है, उसमें किसी भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट पर उससे पास करने वाले किसी प्लेन पर नॉर्मल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके फॉर्मूले वहां डेवलप करेंगे। तो ये स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स यहाँ से बना लें। हमको तीन प्लेन चाहिए, ये क्यूबाइड एलिमेंट बन जाए तो वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे बना रहे हैं, टाउ एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, सेम टाउ वाई एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ वाई जेड, सेम दैट टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ जेड जेड। तो एक प्लेन पर एक नॉर्मल दो शेयर, तो एक नॉर्मल दो शेयर, एक नॉर्मल दो शेयर, एक नॉर्मल दो शेयर,
तो स्ट्रेस टेंसर प्रॉपर्टी होता है, तो ये जो है दैट इज अ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। तो दिस वन दैट कॉल्ड स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि बीम या कॉलम में क्रॉस सेक्शन में हमने कोई पॉइंट लिया, उसे पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, तो उसे पास करने वाले 3 प्लेन की वैल्यूज हमको दिया हुआ, जीरो या नॉन जीरो, तो इसके हेल्प से हम आगे फॉर्मूले डेवलप कर लेंगे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के। तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल शेयर कैलकुलेट कर दिया करेंगे, वो हम देखेंगे वहां जब पढ़ेंगे तब आएगा, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल ये कि ये क्यूबाइड स्ट्रेस एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है, इसमें एक क्यूबाइड में आपके 3 फेसेस हैं, बाकी 2 पैरेलल हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक प्लेन पे एक नॉर्मल 2 शेयर होता है। टोटल 3 नॉर्मल 6 शेयर है, डायगोनल वाले नॉर्मल हो गए, बाकी सब शेयर हो गए, 3 नॉर्मल 6 शेयर का ये स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स बना, ये बन गया। इसके हेल्प से आगे हम किसी भी प्लेन पर स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फॉर्मूले आएंगे, वो सब हम आगे जाके प्रिंसिपल स्ट्रेस में देखें। तो दिस वन दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, ये हमारे पास है। तो इससे आगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह में स्ट्रेस किसी इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल शेयर सब कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी हम आगे देखेंगे। सो दिस वन कॉल्ड स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, जिस भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं उससे पास करने वाले 3 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट कर लो इसको। तो जिस भी पॉइंट से पास करने वाले तीनों प्लेन हमको पता है, उसमें नॉर्मल शेयर पता है, जीरो या नॉन जीरो, तो यानी स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स पॉइंट से पास करने वाले 3 प्लेन के लिए हम बना लेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब ये है कि दैट उस जिस क्रॉस सेक्शन पॉइंट का हम स्टडी कर रहे हैं उससे पास करने वाले तीनों प्लेन पर नॉर्मल शेयर की वैल्यू हमें पता है, जीरो या नॉन जीरो। तो इसका यूज करेंगे मेनली दैट स्ट्रेन कैलकुलेशन वगैरह में आगे, दैट प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेशन में बीम की डिजाइनिंग में कहीं भी आ जाएगा। अभी बस ये क्या, ये हमको जिस पॉइंट का स्टडी करेंगे उससे पास करने वाले 3 प्लेन पे क्या नॉर्मल शेयर है वो ये हमको फाइंड आउट करके बता देगा, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इसका यूज करके आगे हम फॉर्मूले डेवलप कर लेंगे जो डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। अभी बस इतना, आगे धीरे धीरे देखेंगे। लिख लो इस पॉइंट को जरा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस at a point, state of stress at a point is represented by 9 stress component, is represented by 9 stress component, comma, since one particular plane three stresses exist, since one particular plane 3 stresses exist, ब्रैकेट में 1 नॉर्मल एंड 2 शेयर, ब्रैकेट में 1 नॉर्मल एंड 2 शेयर, ब्राइट क्लोज। सो टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट, so total 9 stress component can be used in 3 mutually perpendicular plane. 9 stress component can be used in 3 mutually perpendicular plane, ब्रैकेट में, which is used to define stress at a point, रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रेन। कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीम, कॉलम, शाफ्ट, कुछ भी, उस पर हम लोडिंग लगाते हैं,
तो लोडिंग से क्या होता है, वो स्ट्रक्चरल मेंबर डिफॉर्म होता है, डिफॉर्मेशन से स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन से आपका स्ट्रेस आ गया। वो स्ट्रेसेस मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, जो यूटी में टेस्ट करके निकाला है, उससे कम रहता है, तब तक डिजाइनिंग आपका सेफ है। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो पहले स्ट्रेन लोड लगा, डिफॉर्मेशन आया, शाफ्ट है, बीम है, कॉलम कुछ भी, तो डिफॉर्मेशन जो है स्ट्रेन दैट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्मल स्ट्रेन और एक शियर स्ट्रेन, इसके अलावा तीसरा कोई स्ट्रेन नहीं। नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब है कि लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो उसकी लेंथ बढ़ गया है, कम हो गया लोडिंग से। और शियर स्ट्रेन का मतलब है कि एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो गया कुछ। तो इसको स्ट्रेन को दैट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन दैट इज अ नॉर्मल स्ट्रेन एंड सेकेंड वन दैट शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, उनकी लेंथ लोडिंग लगा होगा, उसकी लेंथ जो है आपका इंक्रीज या डिक्रीज करके। सो नॉर्मल स्ट्रेन की हेल्प से क्या है कि एक्स, अब कोई मान लो रूम है, ये क्यूब या क्यूबॉइड है, या बीम कॉलम शाफ्ट कुछ भी बात करें, लोडिंग लगा, मान लो कोई लेंथ चेंज हुआ, तो लेंथ चेंज हुआ, एक्स में चेंज हुआ, वाई में चेंज हुआ, जेड में चेंज हुआ, तो पूरा वॉल्यूम चेंज हुआ। तो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेन की हेल्प से आगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेन दैट इज चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ। तो आगे लेंथ में चेंज होगा एक्स वाई जेड में, तो पूरा वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज से हम आगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड डायलेशन या डायलेटेशन। इसलिए इसको भी हम बोल देते हैं दैट डायलेशन या डायलेटेशन। तो एक्चुअली अगर आपसे बोलता है कि डायलेटेशन कैलकुलेट करो, इसका मतलब हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका इस नॉर्मल स्ट्रेन की हेल्प से ही निकलेगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे यूज कर दिया ऐसे। एज ए शेप स्ट्रेन, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, दैट इज अ चेंज इन शेप। तो चेंज इन शेप, शेप चेंज हो रहा है, change in shape, that is also called distortion. This one called that distortion. Dilatation, this one distortion. तो एग्जांपल सिंपल, जैसे मान लो अभी हमने एक्सियल लोड वाले क्वेश्चन किए थे, पी एल अपॉन ए वाले, सेम वैसे ये मेंबर दिया है एक, इस पे यहाँ लोडिंग लग रहा है पी, इसका लेंथ एल। सो टेंसाइल लोड, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, तो यहाँ टेंसाइल लोड लगा है, इसका लेंथ बढ़ गया, एल से एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो एक्स का लेंथ बढ़ा है, एक्स का लेंथ बढ़ा है, तो वाई और जेड का लेंथ कुछ कम होगा। अगर वो तीनों एक्स वाई जेड की लेंथ कंसीडरेबल है तो हम उसको लेंगे, लेकिन वो तब जब पॉइजन रेशियो पढ़ लेंगे तब देखेंगे। अभी वाई जेड की लेंथ की बात नहीं कर रहे, अभी खाली एक्स का बात कर रहे हैं। तो यहां से स्ट्रेन निकालें तो नॉर्मल स्ट्रेन कैलकुलेट करें, सो नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन दैट चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। सो डेल्टा एल क्या है, दैट लेंथ में कितना चेंज हुआ, सो चेंज इन लेंथ, और एल क्या, इनिशियल लेंथ। तो डेल्टा एल, एल फाइनल, एल इनिशियल, दैट एल इनिशियल, तो एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल बाई एल, तो यहां से डेल्टा एल बाई एल, ये नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। अब मान लो एक कंप्रेसिव फोर्स लगा दो तो लेंथ कम हो जाएगा, तो फाइनल लेंथ क्या होगा, एल माइनस डेल्टा एल, माइनस एल, तो माइनस डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा लास्ट में, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया। तो टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ सिंपल नॉर्मल स्ट्रेन से कैलकुलेट कर दिया। सेम ऐसे शियर स्ट्रेन, तो ये जैसे मान लो स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, ऐसे स्ट्रेस को लिखना आता है, तो ये स्ट्रेस क्या होता है, टाउ एक्स वाई, वो क्यूब या क्यूबाइड था, तो जेड डायरेक्शन में जो डायमेंशन को हटा दिया, ये बहुत कम है, नेगलेक्ट कर दिया, तो ऐसे रेक्टेंगल बन गया है, स्क्वायर बन गया। सेम ऐसे ये क्या था, टाउ वाई एक्स, इसको ऐसे लिखते थे, ये है टाउ एक्स वाई और ये टाउ वाई एक्स। और हमको मालूम है ये प्लेन परपेंडिकुलर है, हमने पढ़ा था अभी, दो प्लेन अगर आपके परपेंडिकुलर हैं तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू इक्वल रहता है। तो ये टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के बराबर हमको पता है। अब देखो जरा एक मिनट, अगर मान लो ये टाउ एक्स वाई 5 मेगापास्कल है, ये भी 5 मेगापास्कल है, अब एक स्ट्रेस अगर आएगा तो बाकी तीनों तुरंत डेवलप हो जाएगा। क्यों, देखो ये 5 अगर इधर है, तो अगर आपने 5 इधर नहीं दिखाया तो फोर्स ही बैलेंस नहीं होगा, और अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला ना हो तो ये खाली वर्टिकल वाला तो ऐसे रोटेट करा देगा, तो रोटेशन मूवमेंट आ जाएगा। इसलिए एक स्ट्रेस अकेले कभी नहीं, हमेशा चारों स्ट्रेस है, क्योंकि ये 5 से 5 बैलेंस हुआ, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा था, ये क्लॉकवाइज दे रहा था, तब जाके बैलेंस होगा। तो हमेशा ऐसे चारों स्ट्रेस रहेंगे, क्योंकि टाउ एक्स वाई 5 है तो ये 5 ही होना पड़ेगा, क्यों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब देखो खाली समझने के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, एक्चुअल फिगर तो यही है, ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम नहीं, खाली समझने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये मान लो आपका स्ट्रेस एलिमेंट था, इसमें टाउ एक्स वाई लग रहा है,
तो टाउ एक्स वाई ऐसे, और प्लस दूसरे वाले में आपका टाउ वाई एक्स ऐसे, ये टाउ वाई एक्स टाउ वाई एक्स। अब देखो जरा ये बैलेंस नहीं है, क्यों? ये तो रोटेट करा देगा। तो हम तो मालूम है जब भी हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर की, तो वहां सारे फोर्सेस मूवमेंट सब बैलेंस होने चाहिए। तो ये तो रोटेट करा देगा, तो बैलेंस ही नहीं है। ऐसे ये भी रोटेट करा देगा, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है। तो एक्चुअल फिगर तो यही, इसी में एनालिसिस करेंगे, बट समझने के लिए खाली अलग कर दिया ऐसे इस तरह से। अब देखो जरा, इस केस में क्लियर दिख रहा है कि ये वाला प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका शेप कुछ आप कैसे चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा। तो मान लो ये एंगल आपका जो है θ1, जस्ट समझने के लिए इतना एंगल चेंज हो गया। हम सोम के अंदर सब बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ पढ़ते हैं। हुक्स लॉ कहां तक था? इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक। इलास्टिक डिफॉर्मेशन दैट वेरी वेरी स्मॉल, सब बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं। जैसे आप सॉल्व करते हैं, इसके आंसर आते हैं इस तरह से 0.01 डिग्री, 0.02, इस तरह से आंसर आते हैं। बट अभी समझने के लिए, जैसे मान लो θ1 है, जैसे निकल गया, मान लो 2 डिग्री, जैसे समझने के लिए 2 डिग्री बहुत होता है ना, इतना नहीं आ रहा। वो आंसर 0.01 डिग्री, 0.02 डिग्री, इस तरह से आंसर आते हैं। और जस्ट समझने के लिए मान लो 1 डिग्री ऐसे एंगल बना। ऐसे इस केस में ये वाला प्लेन प्लस एक्स में जा रहा है, ये माइनस एक्स में जा रहा है, तो इसका शेप कुछ आपका ऐसे चेंज हो रहा है। तो ये एंगल मान लो आपका θ2। अब टाउ एक्स वाई जो टाउ वाई एक्स के बराबर है, ये हमको पता है। इसका मतलब ये θ1 का वैल्यू θ2 के बराबर, यानी अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री होगी, समझने के लिए। अब एक्चुअल फिगर तो ये है, तो अब ये दोनों फिगर को यहाँ कंबाइन कर दो, यहाँ पे कंबाइन कर दे। तो ये दोनों फिगर को यहाँ पे कंबाइन कर दे, तो यहाँ कंबाइन किया, फाइनल शेप कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये एंगल कौन सा है? θ1। ये एंगल कौन सा है? θ2। और θ1 θ2 के बराबर है। तो ये पहले एंगल यहाँ पे कितना था? 90 था, π/2। और अब कितना हो जाएगा? 90 - 1 89 - 1 88, तो 88 बचेगा। तो ये एंगल बचा कितना? 88 थीटा। तो ये थीटा दैट बचा कितना? थीटा दैट 88 वैल्यू। तो ये तो जो θ1 + θ2 है, जितना एंगल चेंज हुआ है, तो दिस वन दैट इज कॉल्ड द shear strain। तो दैट इज अ shear strain। तो ये जो एंगल चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड द shear strain। तो θ1 ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, टोटल 2 डिग्री एंगल था। तो ये 2 डिग्री एंगल चेंज हुआ है, ये जो shear strain वैल्यू, मतलब 90 से जो एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड shear strain। अब 90 से बढ़ेगा या कम हो, जैसे टेंसाइल में था, नॉर्मल स्ट्रेन लेंथ बढ़ेगा या कम हो, अलग अलग है। वैसे 90 से एंगल बढ़ेगा या कम होगा, उसको प्लस माइनस से चेंज कर लेंगे, वो देखेंगे भी आगे। तो ये जो वैल्यू है θ1 + θ2, दैट इज कॉल्ड द shear strain। तो थीटा जो बचा आपका फाइनल, तो ये थीटा जो है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिफॉर्म शेप। ये इनिशियल शेप था, ये डिफॉर्म शेप ऐसे बन रहा है इस तरह से, दैट एंगल ऑफ डिफॉर्म शेप, एंगल ऑफ डिफॉर्म शेप बिटवीन द एक्सिस। तो एक्सिस के बीच का एंगल पहले क्या था? दैट इज 90 डिग्री। अब कितना हो गया? 88 एंगल जो है थीटा, तो 90 से 88 हो गया। मतलब जस्ट एग्जाम समझने के लिए, दैट 90 से जो एंगल चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड द shear strain। 90 से 88 हो गया, 2 डिग्री का चेंज हुआ, 2 डिग्री shear strain। 90 से 94 हो जाता, 4 डिग्री का shear strain। अब प्लस माइनस से चेक कर लेंगे अभी आगे। तो थीटा जो है, दैट थीटा क्या लिख सकते हैं? दैट थीटा दैट π/2 माइनस थीटा दैट θ1 + θ2, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ऐसे। मान लो ये गामा एक्स वाई लिख दो और गामा वाई एक्स लिख दो, एक ही बात है। एक्स वाई एक्सिस के बीच का एंगल चेंज हुआ, उसको गामा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो थीटा क्या हो गया? दैट π/2 माइनस गामा एक्स वाई। गामा एक्स वाई कितना है? 2 डिग्री। θ1 + θ2, दैट गामा एक्स वाई और गामा वाई एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो गामा एक्स वाई गामा वाई एक्स है, दैट इज कॉल्ड द shear strain। जैसे नॉर्मल चेक किया था, वैसे शेयर था, shear strain फाइंड आउट कर लिया, ऐसे बना लिया। अभी यहाँ पे देखेंगे हम, दैट हुक्स लॉ लगाएंगे। हुक्स लॉ लगाओ, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू आता है हुक्स लॉ, E * स्ट्रेन। ये देखा था हमने पहले क्लास में। तो E = यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, दैट इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। ऐसे यहाँ पे इस केस में shear मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, shear modulus rigidity G, that equal to shear stress by shear strain। तो टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय गामा एक्स वाई, इसलिए shear stress by shear strain ऐसे फाइंड आउट कर लिया। ये सब को भी आगे डिटेल में देखेंगे, अभी बस खाली जितना जरूरत है उतनी बात कर रहे हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीम, कॉलम, शाफ्ट, प्लेट, कुछ भी, उस पर आपने लोडिंग लगाया, उस लोडिंग से वो स्ट्रक्चरल मेंबर डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्मेशन से स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्मल स्ट्रेन एंड shear strain।
नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब है कि लेंथ में चेंज हो गया, लेंथ बढ़ गया है, कम हो गया, सो दैट इज, इसका हेल्प से आगे निकाल लेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड डायलेटेशन या डायलेशन। एज ए shear स्ट्रेन एंगल में चेंज हो गया, चेंज इन शेप, दैट डिस्टॉर्शन। तो नॉर्मल स्ट्रेन टेंसाइल लोड, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिंपल। टेंसाइल फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ गया, तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बढ़ गया इसलिए एल प्लस डेल्टा एल है। कल को मान लो कंप्रेसिव फोर्स होता, फाइनल कम हो जाता तो एल माइनस डेल्टा एल हो जाता है यहाँ पे, तो लास्ट में आंसर माइनस डेल्टा एल बाई आ जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेन में। अब यहाँ टेंसाइल है तो यहाँ पे डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा, लेंथ बढ़ गया, माइनस एल बाई एल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल, नॉर्मल स्ट्रेन। सेम ऐसे शेयर स्ट्रेन, ये स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स, आपको मालूम है प्लेन एंगल 90 डिग्री है, इसलिए टाउ एक्स वाई, टाउ वाई के बराबर, तो एक आएगा तो बाकी तीनों स्ट्रेस तुरंत आ जाएगा। क्यों, इक्विलिब्रियम बनाना है, अगर ये 5 मेगा पास्कल है तो 5 आना ही पड़ेगा, और अगर आप हालिया वाइज अकेले रखोगे तो रोटेट करा देगी, तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, तो ये फिगर का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल फिगर यही है, बस ये समझने के लिए अलग किया है। तो जैसे ये 5 आया तो 5 डेवलप हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज बैलेंस हो रहा है। तो यहां से देखें जरा, तो टाउ एक्स वाई इसको अलग कर दिया, टाउ एक्स वाई प्लस टाउ एक्स, ऐसे समझने के लिए खाली। अब देखो क्लियर, ये प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये आपका एंगल थीटा 1 हो गया। सेम आपका इस केस में प्लेन प्लस एक्स में, माइनस एक्स में, ये एंगल थीटा 2, तो मान लो ये 1 डिग्री एंगल है, समझने के लिए खाली, तो ये 1 ये भी हो जाएगा, क्यों, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स बराबर है, तो उसका एफर्ट भी बराबर, क्यों, टाउ एक्स वाई टाउ वाई के बराबर है, इसलिए उनका एफर्ट भी सेम, थीटा 1 इक्वल थीटा 2, 1 1। तो पहले एंगल 90 था, अब कितना हो गया 88, तो 90 से कितना एंगल चेंज हुआ 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री जो है शेयर स्ट्रेन, इतना एंगल चेंज नहीं होता, बहुत स्मॉल वैल्यूज आएंगे, इलास्टिक पढ़ते हैं हम खाली, और खाली समझने के लिए। तो 2 डिग्री जो एंगल चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन, थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन, उसको गामा एक्स वाई लिख दो या गामा वाई इस तरह से। सो थीटा जो है दैट इज फाइनल थीटा क्या है 88 डिग्री, सो थीटा एंगल ऑफ डिफॉर्म शेप बिटवीन द एक्सिस, और थीटा क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस गामा एक्स वाई, इस तरह से डिफाइन कर लिया। तो 90 से जो एंगल चेंज हुआ, 90 से 88 हो गया 2 डिग्री शेयर स्ट्रेन, 90 से 94 हो गया 4 डिग्री शेयर स्ट्रेन, अब प्लस माइनस को यूज कर लेंगे, अभी आगे देखेंगे। थीटा दैट इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस गामा एक्स वाई, गामा एक्स वाई शेयर स्ट्रेन का वैल्यू, थीटा एंगल ऑफ डिफॉर्म शेप बिटवीन द एक्सिस, ऐसे फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन, सेम ऐसे यहाँ पर शेयर जी, जी क्या है, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, तो यहां से इसमें रिलेशन बना लिया इस तरह से। सो नोट कर लो इसको, दैट इसका यूज करेंगे आगे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में। तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया था कि नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन क्या क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेन में क्या था कि लेंथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, शेयर स्ट्रेन में वो एक्सिस के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। तो वहाँ शेयर स्ट्रेन देखा था, एंगल चेंज हुआ था, थीटा ऐसे लिखते हैं, दैट थीटा पाई बाई 2 माइनस गामा एक्स वाई, तो ये गामा एक्स वाई क्या है, दैट इज जस्ट शेयर स्ट्रेन। अब इसका मेन यूज दिखेगा जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आता है। तो ये गामा एक्स वाई की वैल्यू जब वहाँ फॉर्मूले बनेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी, कुछ भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गामा एक्स वाई मान लो फॉर्मूला लगाया, पुट किया, वो जो बनेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस में फॉर्मूले, प्रिंसिपल स्ट्रेन में वहाँ फॉर्मूला जो बना, उसमें गामा एक्स वाई की वैल्यू निकाली, सॉल्व की, वो मान लो प्लस में आ गई या माइनस आ गई, तो मान लो गामा एक्स वाई पॉजिटिव आ गई, पाई बाई 2 माइनस गामा एक्स वाई, वैल्यू शेयर स्ट्रेन दैट जस्ट एग्जाम मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री आ गया, इतना वैल्यू नहीं आता, आंसर आएगा थीटा में दैट 0.012 डिग्री इस तरह से आंसर, बिकॉज इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, बहुत स्मॉल वैल्यूज है, बट जस्ट समझने के लिए मान लो ये +2 आ गया, तो +2 आया, फॉर्मूला पुट किए प्रिंसिपल स्ट्रेन वाले, हाँ +2 आ गया, तो 90 माइनस +2 तो 88 बचा,
तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो जो शेप कल बनाया था बिल्कुल सेम वैसे बन गया। तो ये शेप कुछ आपका ऐसे बना, तो ये थीटा एंगल दैट थीटा लेस देन 90 हो गया, ऐसे आ गया। अब वहीं पे मान लो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, सो इफ गामा एक्स वाई नेगेटिव, मान लो इसी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, गामा एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आया तो मान लो -2 आ गया, तो क्या होगा ये 90 माइनस -2, तो 92, थीटा बढ़ गया मोर देन 90, थीटा का वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 90, तो 90 से एंगल बढ़ गया तो शेप कुछ आप कैसे चेंज हो गया। तो वो डिपेंड करेगा कि दैट गामा एक्स की वैल्यू कैसे आ रही है, तो वो फॉर्मूले बनेंगे वहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेन में, वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, वहाँ से प्लस या माइनस जो भी आएगा, तो जैसा प्लस माइनस आएगा, डाउनवर्ड स्ट्रेन क्या था, लेंथ बढ़ गया या कम हो गया, शेयर स्ट्रेन क्या एक्सिस के बीच का एंगल चेंज हो गया, तो इंक्रीज हो जाए या कम हो जाए, तो 90 से जो भी एंगल चेंज हो रहा है वो शेयर स्ट्रेन है। 90 से 88 हो गया 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन, 90 से 94 हो गया 4 डिग्री का शेयर स्ट्रेन, वहाँ प्लस माइनस बना लेंगे। अब इतना 2 और 4 नहीं चेंज हो रहा, अगर डिग्री पे निकालोगे तो 0.01 डिग्री 0.02 इस तरह से आंसर आते हैं, बट खाली समझने के लिए इस तरह से बना लिया। तो कल देखा था हमने थीटा क्या था, π/2 माइनस गामा एक्स वाई, ये बना था शेयर स्ट्रेन के लिए। तो अभी गामा एक्स वाई अगर ये पॉजिटिव आया तो 90 माइनस प्लस 2 88 बचा, तो 88 हो गया। वहीं पे गामा एक्स फॉर्मूले बनेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेन में, वो गामा एक्स वाई नेगेटिव आता है तो मान लो -2 आया तो 90 माइनस -2 92 हो गया, थीटा 92 मोर देन 90, इस तरह से शेप ऐसे बना दिया। तो जैसे नॉर्मल स्ट्रेन में टेंसाइल स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन है प्लस माइनस है, वैसे ये 90 से एंगल कम ज्यादा इसका कन्वेंशन है, ऐसे बना लिया, नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं, तो कल हमने वहां पे देखा था स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, सेम ऐसे ही स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स, दैट स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स। फिर से बोले ना पूरा। तो कल हमने पहले स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स देखा था, सेम ऐसे हम देख रहे हैं स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स। तो स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स कैसे लिखा था, टाउ आई जे, तो वो कैसे था, टाउ एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ये टाउ वाई एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ वाई जेड, सेम टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ जेड जेड। तो स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स हम ऐसे लिखते हैं, इसमें डायगोनल वाले क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, और बाकी सब शेयर स्ट्रेस है, ऐसे यूज किया था। और कल हमने शेयर स्ट्रेन का बनाया था, दैट शेयर स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, तो कैसे यूज किया था, कल जो फिगर बनाए थे उसमें ऐसे लिया था, तो यहां पर ये टाउ एक्स वाई था, टाउ एक्स वाई, ये टाउ वाई एक्स, सो ये टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, तो इसको क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहले ऐसे लिया, ये टाउ एक्स वाई, और प्लस ये टाउ वाई एक्स, ऐसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो इसका शेप कुछ ऐसे चेंज हुआ था, तो ये एंगल था θ1, मान लो 1 डिग्री आ गया समझने के लिए, और इसका शेप कुछ आपका ऐसे चेंज हुआ था, तो ये एंगल θ2, तो ये दोनों को मिला दिया था, तो यहाँ फाइनल शेप बना था, तो यहाँ फाइनल शेप कुछ आपका ऐसे आया था, तो ये थीटा, तो ये θ1, ये θ2, ये θ1, और वहां लिखा था कि टाउ एक्स वाई दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल है, तो टाउ एक्स वाई जो था टाउ वाई एक्स के बराबर है, इसलिए θ1 का वैल्यू θ2 के बराबर।
तो ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, 1 प्लस थीटा 1 मान लो 1 डिग्री आ गया, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो गया, तो ये जो था दैट इज अ शेयर स्ट्रेन। तो इसको लिख दिया था ऐसे गामा एक्स वाई और गामा वाई एक्स, ऐसे शेयर स्ट्रेन एक्स वाई एक्सिस के बीच का एंगल। तो थीटा क्या था, दैट एंगल ऑफ डिफॉर्म शेप बिटवीन द एक्सिस, दैट 90 से चेंज हो गया 88 हो गया, तो 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन था। फिर यहाँ कैसे लिखा था, जी शेयर मॉडुलस रिजिडिटी दैट इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। जैसे यंग नॉर्मल स्ट्रेस में यंग्स मॉडुलस वाला इलास्टिसिटी, नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन, ऐसे यहाँ पे शेयर मॉडुलस रिजिडिटी, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। तो कल ये ऐसे किया था शेयर स्ट्रेन में। तो अब देखना जरा एक मिनट, ये स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स है, ये जो अभी क्या है ये स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स है, दिस वन दैट इज अ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। अब इससे हम क्या बनाएंगे, दैट स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स। तो सेम वही हुक्स लॉ लगाते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सब कुछ वहीं से वैसे सेम है। तो स्ट्रेन आई जे, तो ये डायगोनल वाले क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, टाउ एक्स एक्स लिखो या सिग्मा एक्स लिखो, एक ही बात है। तो ये डायगोनल वाले हो जाएंगे नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन एक्स, स्ट्रेन वाई, स्ट्रेन जेड। और ये शेयर वाले देखना जरा, ये टाउ एक्स वाई, ये क्या है, शेयर स्ट्रेस है। तो दिस वन दैट इज अ शेयर स्ट्रेस। यहाँ शेयर स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पे शेयर स्ट्रेन बाई 2 आ रहा है, गामा एक्स वाई बाई 2, गामा वाई एक्स बाई 2, गामा जेड एक्स बाई 2, गामा जेड वाई बाई 2, गामा एक्स जेड बाई 2, एंड दिस वन गामा वाई जेड बाई 2। तो वहां पे शेयर स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पर शेयर स्ट्रेन बाई 2 वैल्यू आ रही है। तो दिस वन दैट इज अ शेयर स्ट्रेन बाई 2। तो ये पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ शेयर स्ट्रेन बाई 2, तो इसको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी को समझने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब ये फिगर बैलेंस नहीं है, ये तो रोटेट कर रहा है, ये फिगर बैलेंस है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट, ये तो खाली समझने के लिए बनाया। देखो जरा ध्यान से, टाउ एक्स वाई ने ये 1 डिग्री एंगल चेंज किया, टाउ वाई एक्स ने ये 1 डिग्री एंगल चेंज किया। तो ये टाउ एक्स वाई, अब टोटल शेयर स्ट्रेन है कितना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिग्री है, लेकिन टाउ एक्स वाई का चेंज कितना है, केवल 1 डिग्री है। तो इसलिए टाउ एक्स वाई का चेंज कितना है, केवल 1 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री लिखा है। 2 गामा एक्स वाई शेयर स्ट्रेन कितना है, 2 डिग्री है टोटल ये, इसलिए उसका बाई 2 यूज किया। एक्चुअल हो क्या रहा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया उसने कि शेयर स्ट्रेस 10 मेगापास्कल है, तो आप 10 मेगापास्कल इसको दिखा देते हो, ये थोड़ी करते हो कि 5 ये कर दिया 5 ये कर दिया। उसने बोला क्वेश्चन में कि शेयर स्ट्रेस 10 मेगापास्कल है, तो आपने इसको 10 शो कर दिया, और जैसे ही आपने 10 इसको शो किया, ये तुरंत 10 अपने आप डेवलप हो गया। क्यों, दो प्लेन परपेंडिकुलर शेयर इक्वल रहता है, और जब ये 10 डेवलप हुआ, दोनों इन दोनों ने मिलकर ये थीटा एंगल, दैट थीटा 2 डिग्री का एंगल चेंज किया है। ये दोनों का अलग अलग एफर्ट 1 डिग्री है, तो इसलिए वही 1 डिग्री लिखा है, टाउ एक्स वाई के साथ 1 डिग्री और टाउ वाई के साथ 1 डिग्री। ऐसे फिर से देख लो, यहाँ पे कैसे किया था, क्वेश्चन में बोला उसने कि शेयर स्ट्रेस 10 मेगापास्कल है, तो आपने ये 10 लगा दिया। अब ये 10 जैसे आया तुरंत ये 10 आ जाएगा, क्यों, बिकॉज दो प्लेन परपेंडिकुलर शेयर इक्वल होता है। तो ये 10, इसने जैसे 10 आपने दिखाया, तो ये 10 अपने आप डेवलप हुआ, और इसने मिलकर, दोनों ने मिलकर ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिग्री का एंगल चेंज किया, इसलिए दोनों का अलग अलग एफर्ट 1 डिग्री है, इसलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टाउ एक्स वाई का एफर्ट 1 डिग्री और टाउ वाई का एफर्ट 1 डिग्री। जब यहाँ जी लिख रहे हो, जी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन, तो यहाँ पे ये 10 मेगापास्कल डिवाइड बाई 2 डिग्री सेम वैल्यू है। क्यों, बिकॉज ये एक्चुअल फिगर है, क्वेश्चन में दिया कि शेयर स्ट्रेस 10 मेगापास्कल, तो आपने 10 लगाया, उसके बाद ये अपने आप डेवलप हो गया, और दोनों ने मिलकर कितना चेंज कर दिया, 2 डिग्री। तो शेयर स्ट्रेन कितना है, 2 डिग्री, तो 10 मेगापास्कल डिवाइड बाई 2 डिग्री, इसलिए जी में वहां पे लिखा है शेयर 10 मेगापास्कल डिवाइड बाई 2 डिग्री। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इंटरव्यू पूछता है, तो ऐसे अलग अलग फिगर बना के समझा देंगे उसको। फिर से देख लो, क्वेश्चन में बोला उसने कि शेयर स्ट्रेस 10 मेगापास्कल है, तो हो क्या रहा है, वो बोलेगा हाफ क्यों कर रहे हो, तो समझा देंगे ऐसे कि ये सर 10 मेगापास्कल मान लो दिया है, तो ये अपने आप 10 आ गया, तो दोनों ने मिलकर ये 2 डिग्री का एंगल चेंज किया है, ये दोनों का अलग अलग एफर्ट 1 डिग्री है, तो ये ऐसे आ गया। जी इक्वल टू शेयर बाई शेयर स्ट्रेन, क्यों, बिकॉज ये एक्चुअल फिगर है, 10 मेगापास्कल शेयर दिया था, तुरंत ये 10 डेवलप हुआ, उसने चेंज कर दिया पूरा 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस कितना है 10 मेगापास्कल डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन कितना है 2 डिग्री, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। और 2 डिग्री का सब एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं ऐसे ही, वो जो डिग्री बोले तब निकालेंगे, नहीं तो रेडियन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन में आएगा, अभी तो खाली समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं। तो मेन जिस्ट क्या है कि ये 10 दिया था, ये अपने आप 10 डेवलप हो गया, दोनों ने मिलकर ये 2 डिग्री का एंगल चेंज कर दिया, इसलिए दोनों का अलग अलग एफर्ट हाफ ऑफ वैल्यू 1 डिग्री, तो वही 1 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। तो वहां शेयर स्ट्रेस है, यहाँ शेयर स्ट्रेन बाई 2। तो ये पूछे हमसे कभी इंटरव्यू में क्यों ऐसा हो रहा है,
तो ये तीनों फिगर बना के उसको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। तो ये नोट करके अपने आप से आपको समझना है, ऐसे जैसे बोला है, पॉज करो वीडियो से, समझो कि आपसे इंटर में कोई पूछ रहा है तो उसको आप समझा पा रहे हो कैसे। तो इसीलिए डायग्राम अलग किए थे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आ रहा है। नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो जो है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब कि ये डायमेंशन को चेंज करने पर चेंज नहीं हो रहा। हर मटेरियल के अलग अलग वैल्यू है पॉइजन रेशियो का, और इस पॉइजन रेशियो की हेल्प से दैट हम ट्रांसफर स्ट्रेन वगैरह कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या है, कोई मेंबर दिया है आपको, 3 एक्सिस होती हैं एक्स वाई जेड। तो मान लो आपने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो उस एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वजह से वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन की लेंथ में कितना चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा, वो आप बिना पॉइजन रेशियो के नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो जिस तरफ लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ में कितना चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज, वो आपका इस पॉइजन रेशियो के हेल्प से निकलेगा। सो दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, डायमेंशन के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो इसका यूज करके हम ट्रांसफर स्ट्रेन वगैरह कैलकुलेट करें। कैसे यूज कर रहे हैं देख रहे हैं वही। तो जैसे मान लो ये एक मेंबर दिया, तो यहाँ मान लो पी लोड लगाया, तो इसका लेंथ है एल, ये डेप्थ है डी, और इसका विड्थ जो है बी। तो ये एल डी बी जो है सब कंसिडरेबल है, मतलब लमसम सेम वैल्यूज हैं आसपास। एल को देख के कंफ्यूज नहीं होना, दैट लमसम सेम वैल्यूज हैं, थोड़ा कोई ज़्यादा थोड़ा कुछ कम। तो पी लोड लगाया, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ इंक्रीज करके, तो ये एल से हो गया एल प्लस डेल्टा एल। तो जब ये लेंथ बढ़ेगा तो ये डेप्थ और विड्थ कुछ कम हो जाएगा, तो ये कुछ कम हो गया, तो ये हो गया डी से डी माइनस डेल्टा डी, और ये हो गया बी से बी माइनस डेल्टा बी, इस तरह से। तो लेंथ बढ़ा तो ये डेप्थ और विड्थ कुछ कम हो गया। तो अब जिस तरफ लोड लगता है, सो दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर वाला ट्रांसफर डायरेक्शन या लेटरल डायरेक्शन। जैसे लोड मान लो वाई में लग रहा है, तो वाई वाला हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, एक्स जेड हो जाएगा ट्रांसवर्स। लोड एक्स में लग रहा है तो एक्स वाला लॉन्गिट्यूडनल, वाई जेड हो गया ट्रांसवर्स। सो लोड अप्लाइड डायरेक्शन, सो दैट लोड अप्लाइड डायरेक्शन, so that is called the longitudinal direction. Longitudinal direction, और वहीं पे perpendicular to that load applied direction, that is called the transverse direction. ट्रांसवर्स डायरेक्शन या फिर आप लैटरल डायरेक्शन। तब देखो क्लियर दिख रहा है कि इसमें लोड आपका एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई, और बोर्ड के परपेंडिकुलर जेड, जेड आपका इस तरफ जा रहा है बाहर की तरफ। तो यहाँ लोड एक्स में लग रहा है तो एक्स वाला हो गया लॉन्गिट्यूडनल, वाई जेड हो गया ट्रांसवर्स। तो यहाँ कैलकुलेट करें, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ कैलकुलेट करें, स्ट्रेन क्या, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल, सो एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल बाई एल, तो ये डेल्टा एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेम ऐसे ट्रांसवर्स स्ट्रेन कैलकुलेट करें, so दैट ट्रांसवर्स स्ट्रेन, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन चाहे आप डी में निकाल दो चाहे बी में, एक ही बात है, जिसमें जरूरत पड़ेगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डी माइनस डेल्टा डी, फाइनल माइनस इनिशियल डी डिवाइड बाई डी, तो यहाँ से माइनस डेल्टा डी बाई डी, डी में निकाल दो डेप्थ में या विड्थ में जैसे भी, तो ये डेल्टा डी बाई डी ऐसे आ गया। अब ये जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन है, इसका जो रेशियो होता है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड दैट कांस्टेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एंड दैट मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। तो कोई मेंबर है उसमें आपने लोड लगाया, उसमें आप लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन निकाल सकते हो, ट्रांसवर्स स्ट्रेन निकाल सकते हो, तो ये जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का रेशियो है दैट इज कॉल्ड द पॉइजन्स रेशियो, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये पॉइजन्स रेशियो को न्यू से या फिर म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, दैट इज अ रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, और साथ में माइनस साइन लगाया। माइनस साइन ये शो करता है कि दोनों आपके अपोजिट नेचर के, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, तो माइनस दैट ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि दोनों आपके अपोजिट नेचर के हैं, सेम नेचर के नहीं। अब होता भी, विजुलाइज करो आप, जैसे स्टील का ब्लॉक दिया, उस पर आपने टेंसाइल लोड लगाया, मान लो ऐसे एक्स डायरेक्शन में, तो वाई जेड का लेंथ कम हो रहा है, तो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि दोनों आपके डिफरेंट नेचर के, पॉइजन्स रेशियो दैट इस तरह से लिखा। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स स्ट्रेन, जैसे अब यहाँ पे लोड एक्स पे लगा है, तो एक्स वाला लॉन्गिट्यूडनल वाई जेड ट्रांसवर्स है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस स्ट्रेन वाई अपॉन स्ट्रेन एक्स, या फिर माइनस स्ट्रेन जेड अपॉन स्ट्रेन एक्स, क्योंकि एक्स वाला लॉन्गिट्यूडनल है, चाहे वाई में निकाल दो चाहे जेड में, ऐसे सॉल्व कर दिया। अभी पॉइजन्स रेशियो दैट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो इसका अगर रेंज देखें, इसका जो रेंज है दैट इज 0 से 0.5, जीरो वैल्यू जो है दैट इज आप कॉर्क के लिए या फिर आपका ग्लास के लिए, 0.5 जो वैल्यू है दैट इज फॉर द प्योर इलास्टिक रबर, उसके लिए दैट इज 0.5 वैल्यू प्योर इलास्टिक रबर के लिए। सेम अगर आप मेटल्स की बात करें, जो मेटल स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं, तो उसका रेंज जो है 1/4 से 1/3, दैट फॉर मेटल्स। तो मेटल्स के लिए जो रेंज है दैट इज 1/4 से 1/3 इस तरह से। और वही अगर आप ओवरऑल रेंज की बात करो तो -1.5 से लेके 0.5 दिस वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू जो है ये फॉर दैट इज अ रियोट्रॉपिक मटेरियल, सो दैट रियोट्रॉपिक मटेरियल या फिर ऑक्जेटिक मटेरियल, इसका एग्जांपल जैसे ह्यूमन टिश्यू, दैट रियोट्रॉपिक मटेरियल या फिर ऑक्जेटिक मटेरियल। तो माइनस का मतलब क्या है, -1.5 है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है कि इस सब रियोट्रॉपिक मटेरियल में दोनों सेम नेचर के स्ट्रेन आएंगे। मतलब क्या है, स्टील के लिए जो पॉजिटिव वैल्यू है 0.3 के आसपास, कंक्रीट के लिए पॉजिटिव वैल्यू है, मेटल्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू, बट ये नेगेटिव आ रहा है। तो स्टील के लिए पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि यानी अगर आपने स्टील पे एक्स एक्सिस में कंप्रेसिव लोड लगाया तो एक्स में कंप्रेस होगा तो वाई जेड में बढ़ जाएगा, ये मतलब है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस में कैंसिल हो गए, दोनों सेम नेचर के हो गए। मतलब अगर रियोट्रॉपिक मटेरियल में अगर आपने एक्स में कंप्रेसिव फोर्स लगाया, एक्स में लेंथ कम हो रहा है तो वाई जेड में भी लेंथ कम हो रहा है, जबकि स्टील में ऐसा नहीं, स्टील में एक्स में लेंथ कम होगा तो वाई जेड में लेंथ बढ़ जाएगा, अपोजिट नेचर है। यहाँ पे दोनों सेम वैल्यूज आ गए, सेम नेचर का आ गया, यानी दोनों डायरेक्शन में आपका सेम नेचर का स्ट्रेन आएगा, टेंसाइल टू टेंसाइल, कंप्रेसिव टू कंप्रेसिव। तो मेटल्स के लिए 1/4 से 1/3 वैल्यू, और ओवरऑल वैल्यू जो है -1.5 से 0.5, तो ये नेगेटिव वैल्यू थी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों सेम नेचर का। ऐसे जीरो, कॉर्क या ग्लास के लिए जीरो वैल्यू, तो जीरो दैट इज माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, तो इसका मतलब है कि दैट ट्रांसवर्स स्ट्रेन का वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि दैट मीन अगर आपने एक्स पे लोड लगाया, ट्रांसवर्स स्ट्रेन जीरो आ रहा है, यानी अगर आपने एक्स पे लोड लगाया तो वाई या जेड डायरेक्शन में दैट कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट वेरी वेरी स्मॉल, दैट नेग्लेक्टेड, कोई भी चेंज नहीं। जीरो का मतलब ये कि जिस तरफ लोड लग रहा है यानी ट्रांसवर्स स्ट्रेन नहीं आ रहा, दैट जीरो वैल्यू कॉर्क या ग्लास के लिए। दैट मीन पॉइजन्स रेशियो का यूज करके हम जिस तरफ लोड लगता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लेंथ चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो निकाल सकते हैं। तो जिधर लोड लगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ में कितना चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज है, वो इसके बिना नहीं निकलेगा। एंड दिस पॉइजन रेशियो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डायमेंशन के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो वही देख रहे हैं। तो लोड लगाया आपने पी का,
तो ये लेंथ बढ़ गया, ये लेंथ बढ़ गया तो वाई या जेड डायरेक्शन का लेंथ कम हो गया। तो अब जिधर लोड लगता है दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सो लोड अप्लाइड डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर वाला ट्रांसफर डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो लोड है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्स लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वाई जेड ट्रांसवर्स हो गया। लोड वाई में लगेगा तो वाई लॉन्गिट्यूडनल, एक्स जेड ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन निकालें। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइड बाय एल इनिशियल। ऐसे ही ट्रांसवर्स स्ट्रेन चाहे डेप्थ में निकाल दो या विड्थ में निकाल दो। तो ये क्या है? ये डी फाइनल है, डी फाइनल, और ये क्या है? डी इनिशियल डिवाइड बाय डी इनिशियल। तो फाइनल कितना हो रहा है? डी माइनस, कम हो रहा है, डी माइनस डेल्टा डी माइनस डी, इस तरह से। तो ये ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो ये जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का रेशियो है दैट इज कॉल्ड द पॉइजन रेशियो। अब इस केस में लोड क्या एक्स पे लगा है तो एक्स लॉन्गिट्यूडनल है और वाई जेड ट्रांसवर्स है, तो वाई अपॉन एक्स लिख दो या जेड अपॉन एक्स। नेगेटिव साइन किस लिए? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आपका दैट दोनों स्ट्रेन डिफरेंट नेचर का है, दैट एक्सप्लेन। तब इसका जो रेंज है पॉइजन रेशियो का दैट 0 से 0.5, 0 कॉर्क या ग्लास के लिए, 0.5 प्योर इलास्टिक रबर के लिए, 0.5 वैल्यू। मेटल्स के लिए रेंज जो है 1/4 से 1/3। ओवरऑल रेंज -1.5 से 0.5। तो -1.5 जो है फॉर द रियोट्रॉपिक मटेरियल या फिर ऑक्जेटिक मटेरियल, बच्चों के खिलौने बनते हैं ऑक्जेटिक मटेरियल से, ये रियोट्रॉपिक मटेरियल, ह्यूमन टिश्यू एग्जाम्पल। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों सेम नेचर आ गया। तो मतलब है जैसे स्टील दिया है, स्टील पे आपने एक्स पे लोड लगाया मान लो कंप्रेसिव, तो एक्स में क्या हुआ? लेंथ कम हो गया तो वाई जेड बढ़ जाएगा, ये मालूम है। लेकिन रियोट्रॉपिक मटेरियल दोनों सेम नेचर आ रहा है, मतलब अगर रियोट्रॉपिक मटेरियल में आपने एक्स में कंप्रेसिव लोड लगाया तो एक्स का लेंथ कम हो रहा है तो वाई जेड का भी लेंथ कम हो रहा है। तो ये इसका मतलब, इसे नेगेटिव वैल्यू दैट -1.5 से 0.5। तो बस सिंपल आपका जिस तरफ लोड लगता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ में कितना चेंज हुआ है, अगर वो आपको निकालना है तो वो बिना पॉइजन रेशियो के नहीं निकलेगा। तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे यूज करना। नोट कर लो इसको पूरा। इसके ऊपर यहाँ पे 2.4 लिख देना। तो 2.4 मतलब जो पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा वो 2.4 में पढ़ना है आपको। उसमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कई मटेरियल के पॉइजन रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है। होता है क्या कि इसके ऑब्जेक्टिव में हर 2-3 साल में कोई एक मटेरियल का वैल्यू पूछ देता है कि इसका पॉइजन रेशियो कितना। तो अगर वो टेबल आपने याद नहीं रखी तो उस साल वो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वो एक साल कब आएगा पता नहीं, हर 2-3 साल में आता रहता है। तो 2.4 में इसके बारे में जो बोला वो सब लिखा है और उसमें एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल को आपको याद करना है, करना ही करना है। उसका कोई एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है। तो साथ में यहाँ पे 2.4 लिख देना। टू पॉइंट फोर में जब आप टेबल देखोगे तो उसमें देखोगे जो गोल्ड है, गोल्ड के लिए वैल्यू जो है पॉइजन रेशियो का अराउंड 0.44 के आसपास है। और जो कंक्रीट है, कंक्रीट के लिए वैल्यू जो आपका 0.2 है। कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, गोल्ड जो है आपका दैट हाईली डक्टाइल मटेरियल। तो मतलब इसका क्या है कि अगर आप पॉइजन रेशियो को इंक्रीज करते हो तो उससे डक्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो जब टेबल आप याद कर लोगे तो वहां देखोगे गोल्ड के लिए वैल्यू 0.44 है और कंक्रीट के लिए 0.2 है। मतलब क्या है कि पॉइजन रेशियो अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो डक्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है। वैसे भी रेंज देखें तो जीरो जो है, 0.25, 0.5। सो 0 से 0.25 जो है वो मेनली आपका ब्रिटल, और 0.25 से 0.5 दैट इज डक्टाइल। तो ये जो है दैट डक्टाइल। अब ये नहीं कि 0.26 आ जाएगा तो वो डक्टाइल ही हो गया, लमसम जो रेंज है आपका दैट इस तरह से। तो 0 से 0.25 जनरली सारे ब्रिटल में, 0.25 से 0.5 जो है जनरली डक्टाइल। तो ये पूरा पढ़ के इसकी टेबल को याद करके, चाहे अपनी मेन कॉपी पे लिख लिया साथ में टेबल, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, और साथ में ही नोट कर लिया। नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे हैं।
तो ये हो गया पॉइजन रेशियो क्या है। अब इसका एप्लीकेशन देख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, इस पे यहाँ पे मान लो ऐसे सिग्मा एक्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में इसलिए सिग्मा एक्स लिख दिया, वाई में सिग्मा वाई, बाहर की तरफ सिग्मा जेड। तो ये लेंथ मान लो आपका ए बी है और ये बी सी लेंथ। तो इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका एक्स में लग रहा है लोड ऐसे, तो एक्स का लेंथ मतलब ए बी का लेंथ बढ़ रहा है और ए बी बढ़ेगा तो बी सी कम होगा। तो अगर इसमें आपको ए बी में कितना लेंथ चेंज वो निकालना है, तो लोड एक्स में लगा है उसी डायरेक्शन में लेंथ चेंज निकालना है, तो कोई यूज नहीं पॉइजन रेशियो का, डायरेक्ट लगा देंगे। तो E इक्वल टू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, तो ये हो गया स्ट्रेन एक्स सिग्मा एक्स बाई स्ट्रेन एक्स। तो यहाँ से स्ट्रेन एक्स क्या, चेंज इन लेंथ ए बी का डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ ए बी, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई ऐसे। तो लोड एक्स में लगा है, एक्स में ही चेंज निकालना है सेम डायरेक्शन, तो कोई यूज नहीं पॉइजन रेशियो का, डायरेक्ट लगा दिया। अब लेकिन क्लियर दिख रहा है कि इसमें एक्स का लेंथ बढ़ रहा है, वाई का लेंथ कम हो रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। तो अगर आपको वाई में चेंज निकालना है तो वो बिना पॉइजन रेशियो के नहीं निकलेगा। तो यूज करो पॉइजन रेशियो क्या, माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो अब यहाँ लोड एक्स में लगा है, तो एक्स क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल, वाई क्या हो गया ट्रांसवर्स, तो माइनस स्ट्रेन वाई अपॉन स्ट्रेन एक्स। यहाँ से स्ट्रेन वाई कितना, माइनस न्यू स्ट्रेन एक्स, माइनस न्यू स्ट्रेन एक्स से लिखा हुआ है सिग्मा एक्स बाई ई। तो ये स्ट्रेन वाई क्या होगा, चेंज इन लेंथ बी सी डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ बी सी, दैट माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई इज वैल्यू। तो ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हम x में या y में कहीं भी चेंज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है कि एक डायरेक्शन में लोड लगाया है, तो ये यूनी एक्सियल लोडिंग है, दैट यूनी एक्सियल लोडिंग। अभी ऐसे दो डायरेक्शन में कर देंगे तो बाई एक्सियल हो जाएगा, फिर तीन डायरेक्शन में लोड कर देंगे तो वो मोस्ट जनरल केस ट्राई एक्सियल लोडिंग हो जाएगा। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द यूनी एक्सियल लोडिंग, एक डायरेक्शन में लोड लगा है। देख लो फिर से एक बार, तो लोड एक्स में लगा है, तो क्लियर है इसमें कि ए बी का लेंथ बढ़ रहा है, बी सी लेंथ कम हो रहा है, बट कितना चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो लोड एक्स में ही चेंज निकालना है आपको, तो कोई यूज नहीं पॉइजन रेशियो का, डायरेक्ट आ गया E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन सिग्मा एक्स बाई स्ट्रेन एक्स। स्ट्रेन एक्स क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ सिग्मा एक्स बाई ई। तो यहाँ से डेल्टा ए भी निकाल सकते हैं। ऐसे BC का लेंथ कम हो रहा है इस केस में, तो अगर BC में लोड एक्स में लगा है, चेंज निकालना वाई में परपेंडिकुलर, तो पॉइजन रेशियो लगाना पड़ेगा। तो पॉइजन रेशियो क्या, माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ लोड एक्स में तो एक्स हो गया लॉन्गिट्यूडनल, वाई ट्रांसवर्स, तो स्ट्रेन वाई कितना, माइनस न्यू स्ट्रेन एक्स, तो माइनस न्यू स्ट्रेन एक्स कितना, सिग्मा एक्स बाई ई। तो यहाँ से स्ट्रेन वाई चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई। तो यहाँ से स्ट्रेन वाई कितना BC में चेंज हुआ वो भी कैलकुलेट कर दें, इस तरह से कैलकुलेट कर लें। तो अभी यूनी एक्सेल लोडिंग है, एक डायरेक्शन में लोड लगाया है, ऐसे ही बाई एक्सेल कर देंगे, ऐसे ट्राई एक्सेल कर देंगे। नोट कर लो पहले इतना। रफ कर रहे हैं। यूनिक से लोडिंग था, सेम ऐसे बाई एक्सेल कर दे। सो बाई एक्सेल लोडिंग मतलब लोड इधर भी लगा दिया, तो ये सिग्मा वाई। तब इसका एनालिसिस देख रहे हैं, तो इसको पहले क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो ये सिग्मा एक्स और प्लस ये सिग्मा वाई, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें देखो जरा, लोड एक्स में लग रहा है, अगर आपको एक्स में चेंज निकालना है तो कोई यूज नहीं पॉइजन रेशियो को, डायरेक्ट आ गया। सो E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो यहाँ से स्ट्रेन दैट सिग्मा एक्स बाई ई, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। सेम यहाँ लोड वाई में लग रहा है, तो अगर वाई में क्लियर दिख रहा है कि वाई का लेंथ बढ़ेगा एक्स का कम होगा, तो वाई में चेंज निकालना है तो कोई यूज नहीं पॉइजन रेशियो का, डायरेक्ट आ जाएगा। सो E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन सिग्मा वाई स्ट्रेन वाई,
तो यहाँ से स्ट्रेन वाई दैट इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई, इस तरह से। अब सेम इस केस में देखो जरा, वाई में लोड लगा है, वाई में लेंथ बढ़ रहा है, एक्स में कम हो रहा है। तो अगर आपको एक्स में चेंज निकालना है तो वो बिना पॉइजन रेशियो के नहीं निकलेगा। तो पॉइजन रेशियो क्या, माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जरा, लोड यहाँ वाई में लगा है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, वाई के एक्स, बोलो। लोड वाई में लगा है तो लॉन्गिट्यूडनल कौन सा हो जाएगा, वाई वाला। एक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। तो यहाँ स्ट्रेन एक्स अपॉन स्ट्रेन वाई। क्यों, बिकॉज लोड इन वाई डायरेक्शन, लोड वाई में लगा है, इसलिए आपका एक्स वाई वाला लॉन्गिट्यूडनल हो गया, एक्स वाला ट्रांसवर्स हो गया। तो यहाँ से स्ट्रेन एक्स निकालें, दैट माइनस न्यू स्ट्रेन वाई। तो स्ट्रेन एक्स दैट कितना, माइनस न्यू स्ट्रेन वाई, यहाँ से कितना, सिग्मा वाई बाई ई। इसको स्ट्रेन x2 लिख दिया। अब देखो जरा, ये स्ट्रेन x1 है, ये स्ट्रेन x2 है, दोनों ऐड कर दो, टोटल स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेन x कितना, स्ट्रेन x1 प्लस स्ट्रेन x2। तो स्ट्रेन x क्या, चेंज इन लेंथ ए बी डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ ए बी। तो क्या होगा, दोनों ऐड कर दो, ये कितना है, सिग्मा x बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा y बाई। तो ये सिग्मा x बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा y बाई। तो ये फॉर्मूला बना है स्ट्रेन x का। सेम ऐसे देखो जरा, स्ट्रेन y क्या हो जाएगा, स्ट्रेन y चेंज इन लेंथ BC डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ BC, क्या हो जाएगा, सिग्मा y अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा x बाई। तो ये स्ट्रेन y माइनस सिग्मा y अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा x बाई, ऐसे यूज कर दिया। तो स्ट्रेन x हो गया, स्ट्रेन y हो गया। तो अब देखो जरा, इसके ये पूछा है इंटरव्यू में कई बार कि प्रूव करके दिखाओ कैसे आता है, तो ये वहां दिखा सकते हैं कैसे। तो अब देखो, ये बाई एक्सियल था, पहले यूनी एक्सियल केस देखा था, फिर बाई एक्सियल था, फिर ये ट्राई एक्सियल हो गया। तो ट्राई एक्सियल के लिए क्या, आप तीनों डायरेक्शन में लोड लगा दे रहे। तो अब मोस्ट जनरल कंडीशन ट्राई एक्सियल कर दे रहे, तीनों डायरेक्शन में लोड लगा दे रहे। तो ये मेंबर दिया है ऐसे, इसको ट्राई एक्सियल कर दे रहे। तो लोड को यहाँ पे एक्स पे लगाया है, सिग्मा एक्स, यहाँ वाई सिग्मा वाई, और ये सिग्मा जेड। टेंसाइल कंप्रेसिव कुछ भी हो सकता है, तो टेंसाइल होगा तो प्लस ले लेंगे, कंप्रेसिव होगा तो माइनस ले लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेट करें तो स्ट्रेन एक्स, ऐसे सेम यही फॉर्मूला, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई था, सिग्मा जेड और आ गया। तो दैट इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड बाई। तो ये स्ट्रेन एक्स का वैल्यू। सेम ऐसे स्ट्रेन वाई क्या, सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड बाई। तो स्ट्रेन वाई का वैल्यू। और सेम ऐसे स्ट्रेन जेड, that sigma z by e minus new time sigma x by e minus new time sigma y by। तो ये स्ट्रेन जेड का वैल्यू। तो स्ट्रेन एक्स, स्ट्रेन वाई, स्ट्रेन जेड निकाल दिया। टेंसाइल होगा तो प्लस ले लेंगे, कंप्रेसिव होगा तो माइनस ले लेंगे, वहां सॉल्व कर देंगे, वहां चेक कर लेंगे। देख लो फिर से एक बार। तो पिछले केस में क्या था, यूनी एक्सियल लिया था, इस बार बाई एक्सियल लोडिंग कर दिया, दो डायरेक्शन में लोड लग रहा है ऐसे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो देखो जरा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई। इसमें क्या, सिग्मा एक्स यहाँ पर लोड एक्स में लगा है तो क्लियर दिख रहा है, एक्स का लेंथ बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है। तो लोड एक्स में लगा है, लेंथ चेंज भी हमको एक्स में ही निकालना है, तो कोई यूज नहीं पॉइजन रेशियो का, डायरेक्ट निकाल दिया। तो ई इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन एक्स क्या हो गया, सिग्मा एक्स बाई ई। सेम ऐसे यहाँ पे लोड वाई में लगा है, तो क्लियर दिख रहा है वाई का लेंथ बढ़ेगा और एक्स का लेंथ कम होगा। तो वाई का लेंथ बढ़ रहा है, एक्स का कम हो रहा है, दैट मीन ई इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, सिग्मा वाई अपॉन स्ट्रेन वाई। तो स्ट्रेन वाई क्या, सिग्मा वाई बाई। अब इसी केस में y का लेंथ बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, तो अगर आपको x में चेंज निकालना है इस केस में, तो आपको बिना पॉइजन रेशियो के वो नहीं निकाल सकते। तो वही लगा दिया, पॉइजन रेशियो क्या, माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूड। तो लोड y में लगा है, तो इस बार लोड y में, तो y क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, x और z ट्रांसवर्स, z तो भी है नहीं, x ट्रांसवर्स, तो इसलिए माइनस स्ट्रेन x अपॉन स्ट्रेन y। तो स्ट्रेन x क्या हो गया, माइनस न्यू स्ट्रेन y, माइनस न्यू स्ट्रेन y रख दिया, सिग्मा y अपॉन ई। तो अभी x1 x2 दोनों ऐड कर दो, स्ट्रेन x1 प्लस स्ट्रेन x2, ये दोनों ऐड किया तो यहाँ से वैल्यू इतना आ गया, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई। फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, जो ब्रैकेट में आता है वो याद रखना। सेम ऐसे स्ट्रेन वाई, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई, ऐसे यूज कर दिया। अब ये वाई एक्सियल था, अब यही ट्राई एक्सियल कर दिया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों लग रहा है, तो वही इसी फॉर्मूले में सिग्मा जेड और जुड़ जाएगा। तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड बाई। ऐसे स्ट्रेन वाई, ऐसे स्ट्रेन जेड, तीनों कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या, बाई तीनों डायरेक्शन में कितना लेंथ चेंज हुआ, कोई भी मेंबर है आपका, एक्स वाई जेड डायमेंशन आती है,
तो तीनों डायरेक्शन में कितना लेंथ चेंज वो निकाल दिया, तो अब यहाँ से पूरा वॉल्यूम कितना चेंज वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको देखेंगे भी कैसे कैलकुलेट करना। नोट कर लो पहले इतना। रफ कर रहे हैं। देखो जरा, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, उस पर हमने एक्स में कितना चेंज हुआ, वाई में कितना चेंज हुआ, जेड में कितना चेंज हुआ, तो ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब यहाँ से कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो आप वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देख रहे हैं, तो हेडिंग दे दो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम दैट इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ, ऐसे लिखते हैं। अब आप मान लो अपनी लोड लगा दी एक्स डायरेक्शन में या वाई में या जेड में या दो या तीन, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी लोड लग जाए, यूनी एक्सिल, बाई एक्सिल, ट्राइक्सिल, कैसे भी, तो उससे डायमेंशन चेंज होती है। तो ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो मान लो फाइनल वॉल्यूम वी डैश हो गया, तो एल प्लस डेल्टा एल, बी प्लस डेल्टा बी, डी प्लस डेल्टा डी। कोई जरूरी नहीं कि सबका लेंथ बढ़ेगा ही, जो कम होना होगा वो अपने आप, जो वैल्यूज दिया होगा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा स्ट्रेन, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना। तो ये जो वी डैश है दैट इज कॉल्ड द फाइनल वॉल्यूम, दैट फाइनल वॉल्यूम। तो वी डैश यहाँ से एल कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल, यहाँ से बी कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी, यहाँ से डी कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल्टा डी बाई डी, ऐसे लिखा। तो यहाँ से वी डैश दैट इक्वल टू एल बी डी, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और 1 प्लस चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो मान लो एक्स डायरेक्शन में आपका लेंथ एल है, तो स्ट्रेन ये चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, तो स्ट्रेन एक्स हो गया, तो 1 प्लस स्ट्रेन एक्स, ऐसे ही 1 प्लस स्ट्रेन वाई, ऐसे ही 1 प्लस स्ट्रेन जेड। तो ये फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम था पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, ऐसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज, दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ से दैट हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी डैश माइनस वी डिवाइड बाई इनिशियल, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल। तो वी डैश यहाँ से कितना आ जाएगा, वी डैश बाई वी माइनस 1, सो वी डैश बाई वी, वी से नीचे ले जाओ, तो ये लिखा है 1 प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन वाई, 1 प्लस टेन जेड, और दिस 1 माइनस 1। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें, तो 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड, दो का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन वाई प्लस स्ट्रेन वाई स्ट्रेन जेड, इस तरह से, और माइनस 1। तो ये माइनस 1 1 कैंसिल हो गया। अब देखो जरा स्ट्रेन एक्स, जैसे स्ट्रेन एक्स आपका 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 5 रेंज का है, मान लो माइनस 10 टू पावर माइनस 6 का है, स्ट्रेन बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं, सब इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं।
तो मान लो ये 10⁻⁻6 है, तो ये 10⁻12 हो गया। तो 10⁻⁻6 के साथ -12 बहुत कम है, तो ये पार्ट सब नेग्लेक्ट हो गया। अब देखो जरा 1 कैंसिल पहले ही हो गया था, तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया, स्ट्रेन x प्लस स्ट्रेन y प्लस स्ट्रेन z, ऐसे वैल्यू बना। और स्ट्रेन x, स्ट्रेन y, स्ट्रेन z निकाल ही चुके हैं। देखो जरा, ये स्ट्रेन x कैलकुलेट किया था, ये स्ट्रेन y, ये स्ट्रेन z। तो ये तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे। तो स्ट्रेन x पता है हमको, स्ट्रेन y पता है, स्ट्रेन z पता है, तो ये तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तीनों वैल्यू को पुट कर दिया, सब जब वैल्यू को सारे को पुट किया, सॉल्व किया, तो फाइनल स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम दैट इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z बाई e इंटू 1 - 2। इस तरह से पुट करके सॉल्व करना है आपको, करना तीनों फॉर्मूले पता है, तीनों को यहाँ पुट कर देना। यहाँ पुट करके सॉल्व किया तो ये फाइनल वैल्यू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइड बाई e इंटू 1 - 2। तो इसका यूज करके हम यहाँ से कितना वॉल्यूम चेंज वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो पूछता है कंडीशन की, किस कंडीशन में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो कंडीशन दैट व्हेन डेल्टा v 0, किस कंडीशन में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो देखो जरा, अगर आप ये जो पॉइजन रेशियो है इसको आप 0.5 रख दो, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यानी तब कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो इफ पॉइजन रेशियो 0.5, तो उस केस में आपका कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए जितना भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उसका पॉइजन रेशियो 0.5 होता है। क्यों? कंप्रेस नहीं हो रहा, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है। तो ये यहीं से बना, दैट इज ऑल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऑल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, उनका जितना भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उनका पॉइजन रेशियो दैट 0.5। तो ये दैट पॉइजन रेशियो दैट 0.5। क्यों? बिकॉज इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो रहा, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है। तो जिसका पॉइजन रेशियो 0.5 है वहां कोई चेंज नहीं हो रहा। अब लेकिन जो स्टील है, कंक्रीट है, अब इनके पॉइजन रेशियो 0.5 तो नहीं, स्टील का 0.3 के आसपास, कंक्रीट का 0.2 के आसपास। तो उस केस में कंडीशन अगर ये तीनों का समेशन 0 हो जाए, और दैट इफ सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे तीनों का समेशन 0 हो जाए तब भी आपका कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि स्ट्रेसेस डिफरेंट नेचर का हो जाए। मतलब क्या है कि एक स्ट्रेस आप 10 मेगापास्कल लगा दो, सिग्मा y 5 लगा दो, थर्ड को -15 कर दो, तो आपका दैट कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन तभी है तब स्ट्रेसेस डिफरेंट नेचर का आ जाए। जैसे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक मान लो स्टील का ब्लॉक है, उस पर सब साइड से प्रेशर लग रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, ऐसे पूछ लेता है इंटरव्यू में। एक स्टील का ब्लॉक दिया है, उस पर सब साइड से प्रेशर लग रहा है, उसमें वॉल्यूम चेंज है कि नहीं। देखो जरा, जब स्टील के ब्लॉक पे सब साइड से प्रेशर लगेगा तो सिग्मा x क्या हो गया -p, सिग्मा y क्या हो गया -p, सिग्मा z क्या हो गया -p, तीनों का समेशन क्या हो गया -3p। और पॉइजन रेशियो वहाँ 0.5 है नहीं, क्योंकि 0.3 के 0.5 नहीं हो, 0.3 के आसपास होता है स्टील का। तो पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं, पहला कंडीशन हट गया। और तीनों का समेशन वो 0 हो नहीं रहा, क्योंकि तीनों सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z तीनों सेम नेचर का आ गया, 0 बन नहीं पाएगा, इसलिए 100% वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये इसका एप्लीकेशन दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब हम इस तरह का यूज करके कहीं पे वॉल्यूम कितना चेंज हुआ वो निकाल सकते हैं। देख लो फिर से एक बार, हमने क्या किया था अभी तक, एक्स में, वाई में, जेड में कितना लेंथ का चेंज हुआ वो फाइंड आउट कर लिया। अब पूरा कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो चेक कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू डी। तो लोडिंग लगाया होगा आपने एक्स में या वाई में या जेड में या यूनिएक्सियल, बाइएक्सियल, ट्राइएक्सियल, कुछ भी, उससे डायमेंशन चेंज हुआ। तो L से L प्लस डेल्टा L, B प्लस डेल्टा B, D प्लस डेल्टा D। कोई अगर नेगेटिव होना होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, सब कैलकुलेशन अपने आप दिख जाएगा। तो ये फाइनल वॉल्यूम, इससे एल बी डी कॉमन ले लिया, तो डेल्टा एल बाई एल, मान लो एक्स डायरेक्शन में लेंथ एल है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, स्ट्रेन एक्स हो गया, ये स्ट्रेन वाई, ये स्ट्रेन जेड, ऐसे। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे नॉर्मल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, ऐसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल। तो ये वैल्यू रखा, ये पुट कर दिए यहाँ पे। अब इसको देखो सॉल्व करें, तो स्ट्रेन एक्स मान लो 10⁻⁻6 रेंज का है, तो स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन वाई 10⁻12 रेंज का हो, तो 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से स्ट्रेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे आ गया। तो ये यहाँ पे ऐसे बना। अब स्ट्रेन एक्स का वैल्यू निकाला था हमने, फॉर्मूला स्ट्रेन एक्स का क्या था, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड वाई, ऐसे स्ट्रेन वाई का, ऐसे स्ट्रेन जेड का। वो तीनों वैल्यू को यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 न्यू। अब देखो जरा, इसी में न्यू पॉइजन रेशियो को आप 0.5 रख दो तो डेल्टा भी 0 आ जाएगा, इसलिए जितना भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उसका पॉइजन रेशियो 0.5। और वहीं दूसरा कंडीशन, अगर आप जैसे मान लो पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं बन रहा है तो अगर आप तीनों का समेशन स्ट्रेस का 0 कर दो तब भी कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो एक स्ट्रेस 10 ले लो, एक 4 ले लो, एक -14, तब तीनों का समेशन दैट 0 आ जाएगा, तब भी कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि स्टील का ब्लॉक है, सब साइड से प्रेशर लग रहा है, कोई वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं? तो स्टील में जब सब साइड से प्रेशर लगा तो सिग्मा एक्स क्या हो गया? -p, सिग्मा वाई -p, सिग्मा जेड -p, समेशन 0 नहीं आ रहा। और स्टील का पॉइजन रेशियो 0.3 है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, वो भी 0 नहीं आ रहा, पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं आ रहा, इसलिए वहां पे 100% वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये फॉर्मूले का यूज करके कितना वॉल्यूम वगैरह चेंज हुआ वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में कन्वेंशनल हर जगह बनेंगे, तो ये सब फॉर्मूले डायरेक्टली ध्यान रखना, जो जो ब्रैकेट के अंदर आ गया वो हमको डायरेक्टली ध्यान ही रखना है। नोट कर लो इसको।